फर्स्ट चैप्टर चार्जेस एंड फील्ड। आपको मैंने एक शीट भी दे दी, शीट आपने क्या कर ली, सॉल्व कर ली, ठीक है। उसका सोल्यूशन दे दिया, सोल्यूशन उसके चेक करना जरूर, कोई एक आधा डाउट होगा वो मैं बता दूंगा, और आपका जो टेस्ट है वो मैं चेक कर दूंगा, ठीक है। टेस्ट वगैरह आपके जो एज ए टेस्ट दिया ना आपने शीट को, उसको चेक कर देंगे। अब टेकअप करते हैं बेटा अगला चैप्टर, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें किसके टॉपिक किसके साथ डीलिंग है, पोटेंशियल के साथ और साथ में किसकी, कैपेसिटेंस के साथ। पढ़ तुम रहे हो वो तुम अपने आप पढ़ना, मैं जरा क्वेश्चंस की एक बार डिस्कशन दे देता हूँ जितने भी, राइट है। पहले सॉल्व एग्जांपल आ जाएंगे, फिर बैक एक्सरसाइज के आ जाएंगे। तो यहाँ से शुरू किया, मान लो कुछ बहुत ईजी आएंगे, मे भी कुछ डिफिकल्ट भी हो, तो ध्यान से सुनना बेटा। पहले क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू अ चार्ज ऑफ दिस लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सीधा क्वेश्चन है, ऐसा इतना ज्यादा सीधा क्वेश्चन तो नॉट एक्सपेक्टेड है, ऐसा तो नहीं आता। फिर भी अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पोटेंशियल का फार्मूला बेटा क्या यूज करना चाहिए हमें, के क्यू डिवाइडेड बाय आर। पोटेंशियल का फार्मूला हमने यूज करना है के क्यू डिवाइडेड बाय आर। पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज कितना, 4 इंटू 10⁻⁷ कूलम। तो क्यू क्लियरली दिया हुआ है बेटा, 4 इंटू 10⁻⁷ कूलम। डिस्टेंस क्लियरली दिया हुआ है कितना बेटा, 9 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू पुट करके ये अपने आप निकाल लेना। हाँ, आंसर किस में आएगा, वोल्ट में आएगा। जल्दी बताओ, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्लियर ही अब, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या पुट कर दो, 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करना तुम्हारा काम बेटा। क्वेश्चन बी कहते हैं हैंस ऑब्टेन वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज ऑफ दिस कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विद द चार्ज इज ब्रॉट। ओके, मान लो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके के की वैल्यू कितनी पुट की बेटा, 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज की वैल्यू कितनी पुट की हमने, 4 इंटू 10⁻⁷। और नीचे बेटा आर की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 9 इंटू 10⁻²। 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 10⁻² है, ठीक है। ये कितना बचा, -5 बच गया। सॉल्व किया तो कितना आ गया, 4 इंटू कितना आया बेटा, 10⁻+4, मतलब इट इज 40 किलो वोल्ट। अगर मैं सही हूं तो इसका आंसर कितना आ गया, 40 किलो वोल्ट आ गया। सही आंसर इसका 40 किलो वोल्ट इसका आंसर आ गया। अगले पार्ट में ध्यान से सुन लेना, अगले पार्ट में बोला है कि ये पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल कितना आ गया बेटा, 40 किलो वोल्ट। इंफिनिटी से अगर किसी दूसरे चार्ज को, इंफिनिटी से अगर किसी दूसरे चार्ज को बेटा यहां पर लेकर आते हो तो उसको लाने में वर्क डन कितना होगा, Q इंटू वी होगा। याद रखना क्या फार्मूला यूज करना है, Q इंटू वी। Q क्या है, जिसको लेकर आए हो, V क्या है, इस पॉइंट पे जो ऑलरेडी पोटेंशियल है। Q की वैल्यू कितनी, जिसको लेकर आ रहे हो, हैंस ऑब्टेन वर्क डन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁹ बेटा। और V की वैल्यू क्या पुट करनी है, V की वैल्यू पुट करेंगे हम 40 इंटू 10⁻³ किलो वोल्ट था। ये कितना हो गया, 4 2 जा 8 इंटू 10⁻⁴ कितनी है, 4 है, -9 है, 10⁻⁵ नहीं आएगा, ये 3 है, और ये हो गया 4 हो गया। तो 9 में से 4 का कितना हो गया, 5 आएगा। चेक करना क्या ये 8 इंटू 10⁻⁵ जवाब आ रहा है, जल्दी बोलो, समझ लग गया। भले ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बस ये लगा करो दोनों मिलकर एग्जाम में आ भी सकते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों मिलकर एग्जाम में आ भी सकते हैं। जो मैंने आज आपको शीट दिया बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उन्हीं की शीट बनी हुई है वो, ठीक है। अब वो बिल्कुल ना आप अपने नंबर भी चेक करना, क्योंकि उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू डाल दिए, कुछ क्वेश्चन असर्शन रीजन भी डाल दिए, केस स्टडी भी डाल दिया, मतलब आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस के डेरिवेशन भी डाल दिए, एक आधी न्यूमेरिकल भी डाल दिया। मतलब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पे हर एक चैप्टर का अगर आपने टेस्ट दे दिया तो वैसे ही आपको क्लियर हो जाएगा। बस करके जरूर देखना सारे के सारे टेस्ट, हर तरीके से बोर्ड पैटर्न के हिसाब से डाल दिया आपको। जल्दी बोलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। अब आते हैं किस पे, सेकंड क्वेश्चन। ओके, एक और पार्ट था इसका, फिर वही बात इग्नोर करने वाली बात, एक भी पार्ट इग्नोर कर दिया नंबर काट लेना है, उसने आता नंबर। इसमें लास्ट में एक लाइन है, मैं इग्नोर कर दिया था, मैंने सोल्यूशन देख के याद आया मेरे को,
लिखा हुआ है डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच चार्ज इज ब्रॉट, तो उसका आंसर क्या है? नो। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। कंजर्वेटिव फील्ड्स हैं, कंजर्वेटिव फील्ड में एक चार्ज को एक दूसरे जगह से ले जाने के लिए जो वर्क डन है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था बेटा? नो इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। जल्दी बोलो, समझे हो बात को कि नहीं? इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर बेटा, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं एग्जांपल 2.2 पे, ध्यान देना। कहता है टू चार्जेस दिस एंड दिस आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। टू चार्जेस, एक कितने? 3 इंटू 10⁻⁸। दूसरा बेटा कितने? -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। इस लाइन पर पोटेंशियल कहां जीरो आएगा? टेक पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी जीरो। रेफरेंस पॉइंट किसको माने? इंफिनिटी को। इस लाइन पे पोटेंशियल जीरो कहां आएगा? चेक करो जी। अगर मैं पॉइंट किस तरफ लेता हूं, पोटेंशियल जो होता है ना, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन डायरेक्शन तो कोई होती नहीं है। जल्दी बोलो, मेरा पॉइंट फॉलो किया कि नहीं? इसकी डायरेक्शन डायरेक्शन तो कोई होती नहीं है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इन दोनों में से बड़ा मैग्नीट्यूड में चार्ज कौन सा? जल्दी बताओ, बड़ा कौन है? 3 है। तो अगर तुम पॉइंट इस तरफ लेते हो, चेक करो, तो यहां जीरो आने के चांसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका डिस्टेंस नजदीक है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है। जल्दी बोलो, पॉइंट फॉलो किया कि नहीं? तुम बताओ, बीच में कहीं पर क्या पोटेंशियल जीरो आ सकता है? बीच में कहीं पे पोटेंशियल जीरो आ सकता है। अगर पॉइंट कहां ले लो, इस साइड तो आता नहीं। अगर इसका इस जगह पे मैं डिस्टेंस ले लूंगी, ठीक है, एक पॉइंट यहां ले लिया, ये डिस्टेंस कितना मान लिया? x। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा सेंटीमीटर में? 15 - x। आपने बताना, जल्दी बताओ। डायरेक्शन तो इसकी कोई होती नहीं है, ठीक है, डायरेक्शन इसकी कोई होती नहीं है। ये बड़ा है लेकिन इससे मैंने दूर कर दिया, ये छोटा है इसके क्या कर दिया? नजदीक कर दिया। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों के पोटेंशियल क्या होने हैं? सब्ट्रैक्ट ही होने हैं। तो देयर आर चांसेस कि यहां पे पोटेंशियल क्या आ जाए? जीरो आ जाए। जल्दी बोलो, पॉइंट फॉलो किया कि नहीं किया? अब आता है एक तीसरा पॉइंट। क्या यहां पर अगर मैं पॉइंट ले लूं उस साइड पर, तो चांसेस है कि पोटेंशियल जीरो आ जाए? उधर भी है, क्योंकि इसकी कौन सा डायरेक्शन है? इसके पॉइंट नजदीक आ गया, इससे पॉइंट क्या चल रहा है? दूर चल रहा है। मतलब इस तरफ भी हो सकता है पॉइंट, और यहां पे भी कहीं पे हो सकता है जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाए? जीरो आ जाए। जल्दी बोलो, समझ में लगा कि नहीं? क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, तो मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया, इसको x मान लिया, इसको 15 - x मान लिया। इसका यहां पे पोटेंशियल कितना आ गया? k। 3 इंटू 10⁻⁸। नीचे क्या आ गया बेटा? x। इसका यहां पे पोटेंशियल कितना आ गया? k। ठीक है, साथ में क्या आ गया? q। नीचे क्या आ गया बेटा? 15 - x। ये नेगेटिव पोटेंशियल है, ये कैसा है? पॉजिटिव पोटेंशियल है। जीरो करना है मतलब मैग्नीट्यूड में दोनों आपस में क्या होने चाहिए? सेम होने। जीरो करना है मतलब मैग्नीट्यूड में क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। इसको बेटा अगर तुम क्या कर लेते हो? सॉल्व कर लेते हो। सुन रहे हो मेरी बात को कि नहीं? अगर इसको सॉल्व करते हो, ये 10⁸ है, ये भी क्या है? 10⁸8 है। तो ये कितना आ जाएगा? 3/x। ये कितना आ जाएगा बेटा? 2/15 - x। ये कितना आ जाएगा? 15 3 जा 45 माइनस 3x। ये किसके इक्वल हो गया? 2x। 45 किसके इक्वल हो गया? 5x। x किसके इक्वल हो गया? 9 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। जल्दी बोलो, क्या किसी को समझ में लगा है? लग गया? अगर पॉइंट इस तरफ लेते तो वहां पे जीरो के चांसेस नहीं है। एक तो ये बड़ा है, ऊपर से नजदीक है, ये छोटा है, कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा। जल्दी बोलो, पॉइंट फॉलो किया? कैसे? हाँ हाँ, जैसे मर्जी कर लो, जैसे मर्जी कर लो। आप इस वाले को x मान लेते तो उस वाले को क्या लिखते? 15 - x। मतलब मैंने बड़े वाले से लिया ना, तो बड़े वाले से 9 सेंटीमीटर पर है, छोटे वाले से निकालना हो तो फिर उसके हिसाब से आ जाएगा। जल्दी बोलो बेटा। माइनस इसलिए नहीं लिया, मैंने लॉजिकली समझाया
कि दोनों के पोटेंशियल मैग्नीट्यूड में सेम है, ठीक है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है, तभी तो आंसर 0 आएगा। समझिए कि नहीं? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए जी? 0। तो इसका मतलब V1 किसके इक्वल होना चाहिए जी? V2 के इक्वल होना चाहिए। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? तो V1 माइनस V2 0 होना चाहिए, इसका मतलब V1 किसके इक्वल होना चाहिए? V2 के इक्वल होना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात? हो जाएगा, ओके। अब अगर इसका ये वाला पार्ट करना होता, यहां पे फाइंड करना होता, तो क्या करते? इसका यहां पर जो पोटेंशियल फाइंड करता, तो मैं क्या करता बेटा? के 3 इंटू 10⁻⁻8, नीचे क्या आता? 15 प्लस एक्स आता। जल्दी बोलो, समझे कि नहीं? अगर मैं इस पॉइंट से बाहर की ओर एक्स लेता तो, और दूसरे वाले का क्या आता? जल्दी बता, के इंटू कितना आता? जल्दी बोलो, 2 इंटू 10⁻⁸, और नीचे क्या आ जाता? एक्स। ये एक्स किससे लिया गया? ये 2 वाले से लिया। बोलो, कर सकते हो सॉल्व? समझ लगा कि नहीं? सॉल्व ही क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन फिर वही बात, एनसीईआरटी का भले ही इजी हो, ये आ सकता है, ठीक है। अभी मैंने आपको शीट दिया है, तो शीट के क्वेश्चन जब तुमने सॉल्व किए तो तुम कह ही रहे हो ना, हो ही रहे हैं, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। तो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन पे बस मैंने बोला यार वो तो नहीं आता, बिल्कुल सीधा, इतना वैल्यू पुट करने वाला, ये तो मतलब अब सोचने वाले क्वेश्चन है, आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, फिर दोनों पे मतलब निकालना ही पड़ेगा ना। उसने तो नहीं बोला हुआ, लेकिन उसने ये भी नहीं बोला हो कि ना निकालो, तो हमें खुद जजमेंट करनी थी ना कि दोनों पॉइंट पे हो सकता है। जल्दी बोलो, समझ रहे हो कि नहीं? अगर सेम क्वेश्चन आता, सेम क्वेश्चन आता, ये क्या है जी? वही 3 इंटू 10⁻⁸, और ये कितना है? -2 इंटू 10⁻⁻8। अगर उसने बोला होता कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर 0 है ये चेक कर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो बीच वाली जगह पे कहीं आ ही नहीं सकता। बीच वाली जगह पे तो आते, सिखा रखा है कि नहीं सिखा रखा कि अगर एक पॉजिटिव है नेगेटिव है सेंटर पे, तो बीच में तो कहीं आना ही नहीं है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी ध्यान रखनी होती है। बीच में जहां पे भी तो पॉइंट ले लेगा, इसका फील्ड रेडियली आउटवर्ड, इसका फील्ड टूवर्ड्स, ये ऐड हो जाया करेंगे। बोलो डन है? इस साइड पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि बाहर आता है, बड़े वाले के पास नहीं आता, छोटे वाले के पास आता है। इस जगह पे कहीं पे आना चाहिए। जल्दी बोलो, मेरी बात फॉलो करके कि नहीं? तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इसका एक ही आंसर आता, आउटसाइड पॉइंट पे आता, और छोटे वाले के पास। अगर ये पोटेंशियल बोला तो इसके दो दो आंसर आ रहे हैं। जल्दी बताओ, दो दो आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? सोल्यूशन तुम्हारे सामने है। पहले वाले का आंसर कितना आ गया था? 9 सेंटीमीटर फ्रॉम बिगर चार्ज, ठीक है। दूसरे वाले का आंसर कितना आ गया? 45 सेंटीमीटर। जल्दी बोलो, ठीक है। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है, तो इसको ना मतलब इतनी सीरियसली पढ़ो कि उसकी हर एक लाइन एंड तक अगर सोल्यूशन दे रखा है तो वो भी पढ़ लो। मैंने शुरू से आपको बोला है, अगर बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करनी है तो आपको अंत में एनसीईआरटी एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी। जल्दी बोलो, दोनों क्वेश्चन क्लियर है करके? इस क्वेश्चन को पता लगा कि हाँ कुछ था इसमें करने के लिए? ओके, अब बढ़ते हैं आगे। ये भी अच्छे क्वेश्चन है, ABCDE पार्ट है इसके, ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, टोटली मतलब कि एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, इसमें सुनने वाली बात होगी। कहता है फिगर ए और बी है, एक ए और एक बी है, शो द फील्ड लाइंस ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव है, एक नेगेटिव चार्ज, राइट है। अब तुम बताओ, पॉजिटिव चार्ज से जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है। और नेगेटिव चार्ज से जैसे जैसे दूर जाओगे पोटेंशियल क्या होता है? इंक्रीज होता है। मैग्नीट्यूड में डिक्रीज होता है, लेकिन ओवरऑल हम कहेंगे क्या हो रहा है? इंक्रीज ही होएगा ना। नेगेटिव चार्ज से दूर जाओगे तो पोटेंशियल क्या होना है? इंक्रीज होना है ओवरऑल। मैग्नीट्यूड उसका भले डिक्रीज होता हो पॉइंट चार्ज का, क्योंकि फार्मूला तो क्या लगाना है बेटा? KQ/R। तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव है, जैसे जैसे दूर जाओगे पॉजिटिव रिजल्ट कम हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है। इससे जैसे जैसे दूर जाओगे ये रिजल्ट नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है, मतलब बढ़ रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज है। जल्दी बोलो, क्लियर है? अब क्वेश्चन को आराम से देखना, ये क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन है, रिकमेंडेड क्वेश्चन है, पक्के तौर पे आ जाता है इनमें से। कहता है गिव द साइंस ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस VP माइनस VQ। ये P है, ये Q है, तुमने बताना है। VP माइनस VQ, पॉजिटिव साइन आएगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे जैसे दूर जा रहे हो पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो इसमें VP इज ग्रेटर देन VQ। साइन के साथ चेक करना है, नॉट ओनली मैग्नीट्यूड, हमें साइन के साथ देखना है। समझ लग गया? क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? क्या पता कोई क्वेश्चन रिपीट ही मारता हो भाई, राइट है। दूसरा इसने क्या पूछा? VB माइनस VA। इन दोनों में
दूर जाने से पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज क्या इंक्रीज? इंक्रीज, इंक्रीज था सॉरी। इसमें दूर जाने से डिक्रीज होता था, इसमें क्या होना था? इंक्रीज। तो इसमें बड़ा कौन हुआ? बी हुआ। तो मांगा क्या है उसने? वीपी माइनस वी क्यू। यहां वीपी माइनस वी क्यू मांगना है, लेकिन यहां पे वीबी माइनस वीए माना है। अब वीबी माइनस वीए क्या आएगा? जल्दी बताओ। अगेन पॉजिटिव आ गया कि नहीं आ गया? बोला करो। अब क्वेश्चन को इसको करके मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब ये करने वाले क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इनमें क्वेश्चन नहीं निकल कर आना। जल्दी बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन आराम से सोच के किया तो किया जा सकता है कि नहीं? अगला देखो, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स Q and P and A and B. Give the sign of the potential energy difference of a small negative charge between points Q and P. A का पॉइंट Q and P, पोटेंशियल एनर्जी का क्या चाहिए? साइन चाहिए। कि साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज। किसकी एनर्जी है? एक नेगेटिव चार्ज है माइनस डी क्यू। सुन रहे हो मेरी बात को? ठीक है। अगर मैंने यहां रखा इस जगह पर, तो उसके पास कितनी एनर्जी है? इस जगह पर अगर रखा क्यू पॉइंट पर, तो एनर्जी का फार्मूला क्या यूज करते हैं हम? क्यू इंटू वी यूज करना पड़ेगा कि नहीं? जल्दी बोलो। एनर्जी का फार्मूला क्या यूज करना पड़ेगा? क्यू इंटू वी यूज करना पड़ेगा बेटा। ठीक है। तो अगर मैंने एनर्जी का फार्मूला, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन में टाइम लग सकता है, लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगा लो। अगर टाइम लगता है तो लगा लो। ठीक है। जितने क्वेश्चन होते हैं उतने तो करेंगे ना। ध्यान से सुनना बेटा। इस जगह पर जो एनर्जी एट क्यू है वो कितनी आ गई? जिस चार्ज को रखा है क्यू इंटू साथ में क्या आएगा? वी क्यू। और पी पॉइंट पे जो बेटा एनर्जी आएगी वो जिस चार्ज को रखा है इंटू क्या आ गया? वीपी। जल्दी बताओ। डन है। दोनों पे एनर्जी आ गई। मांगा क्या उसने? साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन पॉइंट क्यू एंड पी। मुझे क्या चाहिए? यू क्यू माइनस यूपी। यू क्यू माइनस यूपी किया तो क्यू बाहर आ गया। क्या लिखूंगा? वी क्यू माइनस वीपी। जल्दी बोलो। डन। जो चार्ज रखा है कैसा रखा है? नेगेटिव। डन है। जो चार्ज रखा है नेगेटिव। और मांगा क्या उसने? वी क्यू माइनस वीपी। अभी तुमने खुद ही बताया हुआ है, वी क्यू माइनस वीपी पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। डन है ना? इट विल बी नेगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का साइन कैसा आ गया? पॉजिटिव। जल्दी बताओ। उलझाया कि नहीं क्वेश्चन में उसने? बढ़िया। हमें समझ लग गया क्वेश्चन कैसे डील करना है इसके साथ। सिमिलरली तुम इन दोनों पे भी फाइंड कर सकते हो। यहां पे जो एनर्जी है मुझे चाहिए यू बी माइनस यू क्यू बेट यू ए। क्या लिखूंगा? क्यू बाहर आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा? वी बी माइनस वी ए। अब तुम बताओ, वी बी माइनस वी ए तुमने पॉजिटिव बनाया था कि नेगेटिव? वी बी माइनस वी ए पॉजिटिव था। ये क्या था? पॉजिटिव। और ये क्या है? नेगेटिव। तो ये एनर्जी का साइन कैसा आएगा बेटा? इस एनर्जी का साइन आना है नेगेटिव। ठीक है। इस एनर्जी का साइन कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। जल्दी बोलो। बनी बात कि नहीं? तो जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो अगर तुम्हें लगेगा कि इस पे बाद में इसको रिवाइज करना पड़ेगा तो बाद में रिवाइज भी कर लेना। तुम्हें पता लग जाएगा ये वाला क्वेश्चन तो सीधा ही था, इस क्वेश्चन को देखना चाहिए। ओके। बुक तुम्हारे पास होगी, अपना आंसर कंफर्म कंफर्म करते जाना। जितना बोला आई थिंक ओके। अब तीसरे क्वेश्चन पे चले जाओ। हाँ जी। डिफरेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज बिटवीन पॉइंट्स क्यू एंड पी। क्यू एंड पी के लिए क्या चाहिए? क्यू एंड पी के लिए मैंने कौन सा फाइंड किया? यू क्यू माइनस यूपी। और यहां से ए माइनस बी भी कर सकते हो। अब वो देख लेना क्या किया हुआ है। वैसे तो हाँ, हाँ, अगर ए माइनस बी करोगे तो चेंज आ जाएगा ना साइन। ठीक है। लेकिन आप करके दिखा रहे हो ना, आपने पूरा का पूरा लिखा हुआ है, किस पॉइंट को ले रहे हो, उसने पर्टिकुलर तो किया नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ मैच करके करो, ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ क्या करो? मैच करके करो। तो देख, इसने वीपी माइनस वीक्यू किया हुआ था और यहां से वीबी माइनस वीए किया हुआ था। तो ऊपर वाले के साथ मैच करके जो पॉइंट लिए ना मैंने, उसके हिसाब से कर। ठीक है। इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा था? वीबी माइनस वीए लिख दिया। जो तुम बोल रहे हो मैं समझ गया। जो मैं बोल रहा हूं तुम समझ पा रहे हो कि नहीं? कि वो पॉइंट पे डिपेंड करता ना क्या, कि उसने सिर्फ डिफरेंस बोला है।
तो आप ऐसे करते हो तो पॉजिटिव आ जाता है, ऐसे करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, आप पूरा कर रहे हो ना, लिख रहे हो किस किस के बीच में लिख रहे हो, तो वो क्लियर हो जाएगा, आपको पता लग जाए, मतलब वो सही कर देगा उसको, इसकी सही किया है। ठीक है जी, तीसरे क्वेश्चन पे चले। कह रहा है गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड। ओके, अब यहां पे ध्यान से सुनना, बड़ा पॉइंट है। पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स है बेटा, ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास बेटा दो पॉइंट्स है, एक है पॉइंट ए और दूसरा है पॉइंट बी बेटा। ठीक है, वी आर हैविंग टू पॉइंट्स, वन इज पॉइंट ए, अनदर इज पॉइंट बी बेटा। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। तो ए से बी तक जाने का कुछ क्या होता है, वर्क डन होता है। वर्क डन का फार्मूला क्या है, जिसको तुम लेकर जा रहे हो, और यहां क्या आएगा, वी बी माइनस वी है, समझ रहे हो। ये किसका फार्मूला यूज करना है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी। वी बी माइनस वी ए लिखना है, जिस पे पहुंचे हो वो वी बी होगा, जिसको लेके गए हो वो क्यू होगा। अब इसके दो केस होते हैं, कभी कभी आता है वर्क डन बाय द यस एक्सटर्नल एजेंट। नहीं, ये जो लिख रखा है ये वाला फार्मूला किसका है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का। लेकिन कभी कभी कह देता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका उल्टा रिजल्ट है। तब आपने इसको लिखना है, रिजल्ट यही रहेगा, बस इसके साथ नेगेटिव लगाना है। जल्दी बोलो, मेरी समझ गए बात। हाँ, वो वी ए माइनस बी भी लिख देंगे। नहीं समझे, समझ। ठीक है, ये क्या हो गया, वर्क डन बाय फील्ड, और ये क्या हो गया आपका, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और ये हो गया आपका वर्क डन बाय द फील्ड। हो गया, एक हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक हो गया वर्क डन बाय फील्ड। जल्दी बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्वेश्चन में ये बड़ा पंगा है, पॉजिटिव और नेगेटिव का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा इस बात में। तो उसने बोला गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड। फील्ड मतलब कौन सा वाला फार्मूला यूज करना चाहिए था मुझे, ये वाला। ठीक है, तो वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी। कहां से कहां गए, क्यू टू पी। तो हमारा वर्क डन क्या आ गया बेटा, उसने साइन पूछा है, किसको लेके गए हो, साइन ऑफ वर्क डन बाय द मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। तो जो चार्ज लेकर आए हो बेटा वो कैसे है, पॉजिटिव। समझ गए कि नहीं, जो लेकर आए हो पॉजिटिव है, क्योंकि फील्ड पूछा था तो ये वाला फार्मूला लगाया, ये पॉजिटिव है। और इन मूविंग ए स्मॉल चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी, तो यहां पे क्या लिखना चाहिए, वी क्यू माइनस वी पी। मैंने बाहर लगा दिया ना भाई, क्यू टू पी गया, तो यहां पे क्या लिखना चाहिए, ठीक है, क्यू टू पी गए हो ना, तो यहाँ वीपी माइनस वी क्यू लिखना चाहिए। जल्दी बोलो, डन है। पी टू क्यू गए हो, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए, वीपी माइनस वी क्यू, और बाहर क्या आना चाहिए था, नेगेटिव। इसका साइन पहले पार्ट में निकाल रखा है तुमने, वीपी माइनस वी क्यू का। वीपी माइनस वी क्यू का साइन क्या निकाल रखा है, वीपी माइनस वी क्यू पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव पहले लिखा हुआ है, तो वर्क डन कैसा आ गया बेटा, नेगेटिव आ गया। जल्दी बोलो, है कि नहीं मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, ये फंसाएंगे क्वेश्चन इस टाइप के, और पड़े हुए हैं आपके पास, आपकी बुक में पड़े हुए हैं। जल्दी बोलो, डन है क्वेश्चन। ओके, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग ए नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। एक्सटर्नल एजेंसी मतलब बाहर फोर्स नहीं लगाना, कहां से कहां लेकर गए हो तुम, बी टू ए लेके गए हो, तो क्यू ए बी टू ए, यहां क्या लगना है, बी ए माइनस वी बी, यहां नहीं लगना। चार्ज कैसा है, गिव द साइन ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज, ये क्या हो गया, नेगेटिव। और वी ए माइनस वी बी तुमने पहले निकाल रखा है, वी ए माइनस वी बी क्या है, पहले नेगेटिव निकाल रखा है। आंसर क्या आ गया, जल्दी बोलो, बनी बात कि नहीं। तो देखो क्वेश्चन का हिसाब किताब देखो, ऐसे क्वेश्चन ये मतलब टिपिकल एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन, थ्योरी भी है, लॉजिक भी है, और जो कंसेप्ट है वो तो आ ही गया, बताने से नहीं होगा, जब क्वेश्चन करेंगे ना तब पता लगेगा कि चीजें कैसे निकल कर आती है। फिर आगे, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। बी से ए गए हैं, बी से ए, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है। तुमने बस पहले ये बताओ,
बी से ए, ये कौन सा था? नेगेटिव चार्ज था, गिव साइन वर्क डन बाय इंक्रीजिंग द मूविंग ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज। ओके, ये भी बी टू ए, इस वाले पार्ट का आंसर पॉजिटिव आया था कि नेगेटिव आया था? नेगेटिव आया था। अगर नेगेटिव नहीं, इस वाले पार्ट का आंसर क्या आया था? पॉजिटिव कि नेगेटिव? इस वाले पार्ट का अगर पॉजिटिव आया था तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, अगर नेगेटिव आया था तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। ठीक है, अगर पॉजिटिव वर्क डन हुआ है तो इसका मतलब एनर्जी बढ़ी है, नेगेटिव वर्क डन हुआ है तो इसका मतलब एनर्जी क्या हुई है? घट जाती। जल्दी बोलो, डन है कि नहीं? बाकी सब, बाकी सारे अपने आंसर ओके जा रहे हैं। क्या बोला इसने? डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीजेस इन ग्रोइंग फ्रॉम बी टू ए? नेगेटिव चार्ज है, बी से ए गया है, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, हाँ हाँ सही है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, अगर वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना बेटा। अगर वर्क डन कैसा हुआ? पॉजिटिव वर्क डन, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? उसकी इंक्रीज हो रही है। अगर वर्क डन क्या हुआ? नेगेटिव। ठीक है, अगर नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? समझ रहे बात को? इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज, या पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज। उसने पूछी क्या थी? कनेटिक एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो कनेटिक क्या होगी? डिक्रीज। और अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो कनेटिक क्या हो जाएगी? इंक्रीज। वो पोटेंशियल एनर्जी से वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। ओके, अब ये बताओ, इस एक ही क्वेश्चन को करके बात निकल कर आई कि नहीं? ठीक है, अब इस लेवल पे इतना घुस के तुम लोग आप नहीं ना कर पाओगे क्वेश्चन, तभी मैंने बोला एक बार तो डिस्कशन करवा लो सारी की बात। ओके, बाकी तुम्हारे पास है सोल्यूशन, देखना जरूर, बुक सबके पास है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है, फोर चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड डी एज शोन इन फिगर, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। बी पार्ट में बोला अगर सेंटर पे क्यू नोट रख दिया जाए, द फोर चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड एट द कॉर्नर, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस। ध्यान से सुनना बेटा, एक टॉपिक कराया होगा तुम्हें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। उसकी डेफिनेशन ही क्या होती है बेटा? जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस है, उसकी डेफिनेशन ही क्या है? क्या है? हाँ जी बेटा, कि पोटेंशियल एनर्जी, मैडम तेरे को छोड़ाएंगे सर के पास। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस की बेटा डेफिनेशन ही क्या है? कि जी इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। जल्दी बोलो, याद आ गया कि नहीं? तो यहां पे आपको टू पार्टिकल सिस्टम की एनर्जी, थ्री पार्टिकल सिस्टम की एनर्जी, फोर पार्टिकल सिस्टम की एनर्जी वाला फंडा बता रखा है। ये कितने पार्टिकल है? एक, दो, तीन, चार। कैसा सिस्टम है ये? फोर पार्टिकल सिस्टम माना जाएगा। फोर पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालने का मुझे लगता है तुम्हें फार्मूला याद ही होगा। उसने बोला फोर चार्जेस अरेंज, वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है, इन्फिनिटी से यहां पे लाने के लिए वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी है, तो वर्क डन का फार्मूला क्या आएगा? के। आता है कि नहीं आता? Q1 Q2। ठीक है, चार्जेस शो कर रखे Q1 Q2 प्लस Q माइनस Q, तो माइनस क्यू स्क्वायर आ गया। जल्दी बोलो, समझ गए? नीचे कितना डिस्टेंस आ गया? साइड, साइड कितनी दे रखी है? डी दे रखी है, तो मैंने भी क्या लिख दी? डी ही लिख दी। साइड किसकी इक्वल दे रखी है? डी के, तो हो गया माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी। जल्दी बोलो डन है। इट इज माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी बेटा, कोई दिक्कत? इट इज माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी। उसके बाद क्या आ गया? अगली पेयर लिखो, जल्दी लिखते जाओ बस। ये पेयर लिख दी, इसकी इसके साथ जब तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे? क्यू इंटू क्यू, प्लस है यहाँ पे, दोनों प्लस है, क्यू स्क्वायर बाय रूट टू डी, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना होगा? रूट टू डी होगा। जल्दी बोलो, समझ गए? इसकी इसके साथ होगी, इसकी इसके साथ भी होगी, इसकी इसके साथ क्यू और माइनस क्यू, माइनस माइनस हो जाएगी ना ये टर्म, इट विल बी माइनस क्यू स्क्वायर के नीचे कितना आ गया बेटा? डी आ गया। इसकी तीनों हो गई। अब यहां से आ जाए, इसकी ये वाली हो चुकी है, इसको इसके साथ मिला दे, क्या बनेगा? जल्दी बता। इट इज माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू, माइनस क्यू स्क्वायर के नीचे क्या आ गया?
डी, एक इसके साथ हो गई, क्या हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो रहा है, प्लस क्यू स्क्वायर बाय रूट टू डी हो गया, एक बच गई, ये इससे इसके जाएगा प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा ना, इट विल बी माइनस क्यू स्क्वायर बाय डी। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट मार चुका है बोर्ड पे, कभी 3 पार्टिकल सिस्टम वाला, कभी 4 पार्टिकल सिस्टम, बहुत बार ही रिपीट मार, ठीक है। ट्रायंगल पे आ जाएगा, स्क्वायर पे आ जाएगा, ज्यादा ट्रायंगल पे आता है, ठीक है, ज्यादा किस पे आता है, ट्रायंगल पे आता है। तो जल्दी बताओ, डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया, के आ गया, क्यू स्क्वायर सबके पास है, कॉमन निकाल लूं, 1 2 3 4, चारों की चारों टर्म कैसी है, नेगेटिव है, चारों की चारों टर्म्स कैसी है, नेगेटिव है, डी भी सबके नीचे ही है, तो ये कितना बन गया, माइनस माइनस माइनस, क्या -4 बन गया, बोलो डन, -4 हो गया। ये कितना है, क्यू स्क्वायर बाई डी तो बाहर निकाल दिया, 1/√2, और ये भी 1/√2 है, क्या बन गया, प्लस 2/√2, चेक करो, डन है, 2 बार है ना 1/√2, ये कट जाएगा, तो ये बनना चाहिए W इज इक्वल टू के इंटू क्यू स्क्वायर बाय डी है, यहां पे क्या बनेगा बेटा, √2 माइनस 4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इट विल बी √2 माइनस 4, तो W किसके इक्वल हो गया बेटा, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय डी, आंसर क्या आ गया, √2 माइनस 4। ओके, अगर उसने पोटेंशियल एनर्जी मांगी होती तो भी यही आंसर आता, अगर उसने बोला होता फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दीज चार्जेस फ्रॉम दीज पोजीशंस अप टू इंफिनिटी, इन पोजीशन से कहां पे फेंकना होता, अगर इसको इंफिनिटी पे फेंकना होता तो भी रिजल्ट यही आता, लेकिन यहां माइनस लगता। लाने में जो वर्क डन होता है उसमें साइन चेंज नहीं करना, ले जाने में जो वर्क करना है ये फार्मूला लगा के उसमें नेगेटिव कर देना। जल्दी बोलो, डन हो गया, जल्दी बोला करो, समझ लग गया। तो इस सिस्टम की क्या आ गई बेटा, तुम्हारे पास वर्क डन, ठीक है। अब उसने बोला कि चार्ज क्यू नोट इज ब्रॉट टू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, द 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस। अब एक और चार्ज को कहां लेके आना है भाई, सेंटर पे लेके आना है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, किसी बाहरी चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाना हो तो वहां तक लाने का जो वर्क डन है उसका फार्मूला बेटा किसके इक्वल है, Q इंटू वी के इक्वल, ठीक है। वहां तक लाने का वर्क डन किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू Q इंटू वी। जल्दी बोलो, समझ गए, Q क्या है, जिसको तुम लेकर आ रहे हो, V क्या है, जो उस पॉइंट का ऑलरेडी पोटेंशियल है। इस पॉइंट का पहले पोटेंशियल ढूंढ लो, फिर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, डिस्टेंस सेम है, जल्दी बता, समझ गए समझ गए समझ गए कि नहीं, बोले तो करो। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, दो नेगेटिव है, दो पॉजिटिव है, यहां पे पोटेंशियल कितना है, 0, पोटेंशियल यहां पे कितना है, 0 है। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 करोगे तो यहाँ पे तो पोटेंशियल कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। अगर पोटेंशियल 0 आएगा तो यहाँ तक लाने में कोई वर्क डन नहीं होने वाला, किसी को लाने का आंसर चेक कर सकते हो, 0 आ गया इसका आंसर कि नहीं। तो अगले पार्ट का आंसर क्या आ गया, वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। और जल्दी बोलो, समझो मेरी बातों को कि नहीं, ठीक है जी। टिपिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता, ये वाला हम निकाल के दिखानी पड़ेगा, मतलब यहाँ एक्सप्लेन कर दो कि इसके सेंटर पर, क्योंकि चार्जेस ऐसे हैं सबका, मतलब बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा कि कैसे 0 आ गया, V 0 है, वर्क डन 0 आ गया। जल्दी बोलो, क्लोज करो क्वेश्चन, समझ लग गया, ओके। इट वाज क्वेश्चन नंबर 2.4 बेटा। तो इसका ना, जैसे ये एनसीईआरटी का सोल्यूशन दे रखा, सोल्यूशन में जो लैंग्वेज वाली बात होती है ना भाई, पढ़ा करो, पढ़ा करो, उसमें लिखा होता है कुछ ना कुछ काम की बातें, जो हमसे होती है वो तो मैंने बता ही दिया कि ये लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा वर्क नेसेसरी टू ब्रिंग ए चार्ज Q0 टू द पॉइंट E व्हेन द 4 चार्जेस आर इज Q इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वही मैंने ऐसे ही कराया है, क्योंकि पोटेंशियल 0 है तो वो भी 0 आ गया, मैंने भी ऐसे ही कराया जो इसने लिख रखा। लेकिन एक बार रीडिंग जरूर मारा करो, अंडरलाइन किया करो। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं। अब बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल 2.5 देखते हैं कैसा है, इजी है डिफिकल्ट है। कहता है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस दिस एंड दिस एंड विद नो एक्सटर्नल फील्ड प्लेस एट दिस एंड दिस। क्या चाहिए तुम्हें, इसकी एनर्जी चाहिए, ठीक है। कितने पार्टिकल हैं, 2 ही हैं, तो 2 पार्टिकल जो सिस्टम होता है उसकी तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है बेटा, K Q1 Q2 बाय
आर ही होती है बेटा सिंपली। जल्दी बोलो, समझ गए समझ गए। अगर दो ही पार्टिकल हैं तो उसकी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बेटा? इट इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। ठीक है जी। तो डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस। पहला चार्ज दे रखा है, दूसरा चार्ज दे रखा है विद नो एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड है प्लेस बिटवीन पोजीशन क्या है जी इनकी, -9 0 0, और दूसरा कहां पे पड़ा हुआ है 9 0 0। जल्दी से बताओ, क्या क्लियर हो गया? इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? डायरेक्शन रोशन इसकी होती नहीं है, सीधा वैल्यू पुट करो, आंसर देखो। पिछला क्वेश्चन डिफिकल्ट था, बड़ा था, इसमें पोटेंशियल एनर्जी का आंसर क्या आ गया? इट कम्स आउट टू इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 7 इंटू 10⁻⁻⁶। दूसरा क्या है 2 इंटू 10⁻⁻⁶, मैंने इकट्ठे करके 10⁻12 कर दिया। नीचे आर है, आर कितना 18 इंटू 10⁻, क्या कर दिया बेटा 2 कर दिया। ठीक है, इट इज 18 इंटू 10⁻⁻2 कर दिया। और यहां पर क्या लगा दिया? नेगेटिव साइन लगा दिया, क्योंकि एक पॉजिटिव था, दूसरा क्या था नेगेटिव था। जल्दी बोलो, क्लियर है? क्लियर है। ऐसे करके आने पड़ेंगे बेटा, तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है कुछ नहीं है, बच्चा बस जाके कंफ्यूज हो जाता है। मैं फाइनली 5 पेपर भी कराऊंगा। जब आप फर्स्ट पेपर करोगे तो मतलब आप देख लोगे कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन आप ये भी देख लोगे कि 90 लेना मुश्किल है। 90 लेना मुश्किल है, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन फिर ट्विस्टिंग डले हुए। पांचों के पांचों पेपर करके यही फीलिंग आएगी कि इतनी भी बड़ी बात नहीं है, वही क्वेश्चंस रिपीट हो जा रहे हैं, उसी टाइप के आए जा रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी दिखेगा कि अब इसको करके 90 नंबर लेने की कोशिश करें तो 90 तो आसानी से नहीं आ। तो मतलब मेरे पेपर भी करना, अगर हमने सोचा है तो होता क्या है, हम स्टार्टिंग बढ़िया कर देते हैं, बीच में गड़बड़ होती है। अगर हमने सोच लिया है कि ये 15 दिन लगाने हैं तो मतलब स्टार्टिंग तो हो गई बढ़िया 1-2 दिन, लेकिन उसके बाद जो मेन चैलेंज होता है ना, वो मिडिल पोर्शन होता है। कुछ भी है, किसी ने कोई भी काम करना है ना, स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो बीच का टाइम पीरियड होता है ना, बस वही संभालना होता है कि जो बीच का टाइम पीरियड है। अब बीच के टाइम पीरियड में आपको अपने आप को पक्का रखना पड़ेगा कि नहीं यार, जो काम कर रहे हैं ना उसके हिसाब से करें। और ऐसी बात नहीं है, फायदा तो हो ही रहा है, जब डिस्कशन चल रही है पता लग रहा है। बाकी घर पे तो पढ़ना ही पड़ेगा बेटा। हाँ जी, बताता हूँ बेटा, बता देंगे, मैं बना के भेज दूंगा आपको। राइट है। बी पार्ट कह रहा है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफिनिटली अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, अब तुम बताओ, तुमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी फर्स्ट पार्ट में, फिर उसने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी तो निकल गई, अब इनको सेपरेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा? जो पोटेंशियल एनर्जी आई है उसको नेगेटिव साइन दे दो। अभी पिछले क्वेश्चन में भी यही डिस्कस करवा रहा था कि जितना लाने में वर्क डन हुआ है, तोड़ने में उतना ही होगा, लेकिन साइन क्या दे देना है इसका? नेगेटिव। ठीक है, तोड़ने में भी उतना ही होगा, लेकिन इसका साइन क्या देना है आपने? नेगेटिव दे देना है। जल्दी बोलो, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, हो जाएगा क्लियर। अगला क्वेश्चन आ जाओ। सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें ए की वैल्यू दे रखी है। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कन्फिगरेशन? कहता है अगर ये दोनों चार्जेस, सुन रहे बात को, अगर दोनों के दोनों चार्जेस, अभी तो उसने क्लियर किया था कि एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, जो एनर्जी आ गई, तो फर्स्ट पार्ट में तुमने एनर्जी वो निकाल ली। ठीक है, अगर कहता है यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, फील्ड दे रखा है E is equal to A1/R², what would be the electrostatic energy of the configuration? कहता है अब एनर्जी कितनी आएगी? तो बेटा जो इनकी अपनी वाली एनर्जी है वो तो है ही है, प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण भी कुछ क्या आएगी? एनर्जी आएगी, वो निकालनी पड़ेगी। अब हमें पता है कि जो E किसके इक्वल होता है बेटा? dV/dr के इक्वल होता है। जल्दी बोलो, होता है E किसके इक्वल होता है? dV/dr के इक्वल। कोई दिक्कत नहीं। तो dV किसके इक्वल होगा बेटा? इट विल बी E इंटू dr। ठीक है, dV किसके इक्वल होगा? E इंटू dr। हाउ मच, वो तो एनर्जी तो निकल गई। ओके, तो dV इज इक्वल टू E इंटू dr। पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा हमें? इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। बोलो, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? पहले दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या निकालना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। और जो एनर्जी होती है बेटा, एनर्जी इज इक्वल टू जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है?
क्यू से, जल्दी बोलो, समझ रहे हो बात को कि नहीं? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का यूज करके क्या निकालनी पड़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। जल्दी बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है जी। तो मतलब जो इसका अगला पार्ट है ना बेटा, अगला पार्ट थोड़ा सा वन स्टेप क्या कर दिया, अप कर दिया। अब ये वो क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी जिसने कर रखी होगी वही करेगा। जल्दी बोलो, बात समझ, पता लगा कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। इसका जो सी पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हो गया, सी पार्ट हो गया, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट पार्ट आया है बेटा, जो उसकी एनर्जी आई है, ठीक है, द म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द टू चार्जेस रिमेन अनचेंज, इन एडिशन देयर इज एन एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द टू चार्जेस विद द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जल्दी बोलो, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एनर्जी आई है वो इसने क्या निकाली, Q1 V इंटू आर वन प्लस Q2 V इंटू आर टू। ठीक है ना, Q1 V इंटू आर टू। ये V कहां से निकाला, ये जो मैं पहले निकलवा रहा था तुम्हारा, जल्दी बोलो, समझे कि नहीं? E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, डी वी इज इक्वल टू क्या हो गया, E इंटू डी आर। इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, E इंटू डी आर। समझ रहे हो बात को? डीवी की इंटीग्रेशन क्या होगी, V, बोलो डन। E इसने क्या दे रखा था, E की वैल्यू A डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, साथ में क्या हो गया, डी आर। ठीक है। जो V है बेटा, V, ये किसके इक्वल हो गया, A कांस्टेंट है, 1 बाय आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय आर होती है कि नहीं? जल्दी बोलो डन है। ठीक है। तो यहां से V किसके इक्वल आ गया, माइनस A बाय आर आ गया कि नहीं? जल्दी बोलो। हाँ, E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डीवी बाई डी आर होता है, यहां पे माइनस लगाना था ना, ये माइनस यहां से होता, ये माइनस होके फाइनली प्लस आ जाता। समझ लो, ये वो क्वेश्चन है, अब ये जिसने किया होगा वही करके आएगा। ठीक है, उसने पूरा नहीं किया हुआ वहां पर सोल्यूशन में, तो इसलिए मैं करवा रहा हूं फिर। वो क्वेश्चन में दिया हुआ ना बेटा, उसने बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए बाय आर स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ए बाय, तुम्हें क्वेश्चन ये समझ में लगा कि नहीं? वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। जल्दी बताओ बेटा, ये डन हो गया। तो वी किसके इक्वल आ गया, ए बाय आर आ गया ना, बोलिया करो, ए बाय आर आ गया। अब ये नोट हो गया, वी इज इक्वल टू कितना आ गया, ए डिवाइडेड बाय आर। उसने डायरेक्ट दिया हुआ था तो मैंने सोल्व कर दिया। तो बेटा वी जो एक्सटर्नल फील्ड के कारण आया है वो क्या आ गया, इट इज ए बाय आर। तो इसका मतलब जो ए पॉइंट का पोटेंशियल है वो किसके इक्वल आ गया, ए बाय आर ए। और जो बी पॉइंट का पोटेंशियल है, पोटेंशियल एट बी किसके इक्वल आ गया, ए डिवाइडेड बाय आर बी। मेरी बात फॉलो कर रहे हो, आर ए की वैल्यू दे रखी है, आर बी की वैल्यू भी दे रखी है। ठीक है। करस्पॉन्डिंग एनर्जी फॉर द फर्स्ट पार्टिकल जो ए पे पड़ा हुआ है वो किसकी आ गई, एनर्जी होती है क्यू इंटू वी। चार्ज उसका लगा दे, वी यहां से निकाल ले। ठीक है। दूसरे पॉइंट पर चार्ज जो वहां पे पड़ा हुआ है दूसरा वाला, इंटू क्या लगा दे, वी बी। टोटल एनर्जी होगी तीन एनर्जीज का सम। पहली कौन सी, जो दो पार्टिकल आपस में अपनी लगा रहे थे जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली थी, जल्दी, वो तो रहेगी रहेगी, समझ लग गया। दूसरी कौन सी, इस पार्ट की एक्सटर्नल फील्ड के कारण जो एनर्जी फील कर रहा है, समझ गए। तीसरी कौन सी, ये वाला चार्ज पार्टिकल जो एक्सटर्नल फील्ड के कारण एनर्जी फील कर रहा है। इनका सम कर दोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। जल्दी बोलो, समझियो बात को कि नहीं? करोगे ट्राई इसको कि नहीं? अब बताओ, पोटेंशियल वाले चैप्टर में शुरू में क्वेश्चन मिल गए कि नहीं, कि जो रेल बना रहे हैं स्टार्टिंग में मिल गए। ऐसी थोड़ी कह रहा, मुझे पता है ना कब क्या कराना है, मुझे पहले से पता है कौन से दिनों में कब क्या कराना है, वो क्लियर है। अब अगर इसका बेनिफिट कोई उठा सकता है तो उठा लो, हम तो लग ही गए ना बीड़ा उठाने के लिए, और टाइम तुम्हारे पास है अभी। अभी तो डे 2 ही चल रहा है। उम्मीद है आ गया। और ये वाला क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो 90 और 95 के बीच में फर्क डाले। एक बच्चा 89 पे रह रहा है, 88 पे रह रहा है, 90 के आसपास घूम गया। एक बच्चा 95 क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक में ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, हर एक चैप्टर में से एक एक दो दो।
अब वो एक एक दो दो कहीं कहीं से डलते रहते हैं, वो फर्क डाल। बाद में बच्चा कहता है पेपर बड़ा मुश्किल आ गया, एडवांस लेवल का आ गया, बाद में बच्चा ये चिल्लाता रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ोगे तो वहीं से आएगा। जल्दी बताओ क्वेश्चन ओके है? तुम्हारा अभी का काम क्या है कि आज जाके ये वाला क्वेश्चन अपने हाथों से सॉल्व कर लेना सारा, ठीक है? ये वाला पार्ट, बाकी सारे अभी तक क्वेश्चन जितने आए हैं बेटा, क्लास चलते हुए 1 घंटा लगभग होने वाला है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे, राइट है? अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। एग्जाम्पल 2.6 बेटा कहता है मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस हैज ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ 10⁻⁻29 कूलम मीटर। परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है कितनी? 10⁻⁻29 कूलम मीटर। अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज्ड, चलो बाय अप्लाइंग ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। कहता है ऐसे ऐसे ये डायपोल मोमेंट है एक मॉलिक्यूल की, ठीक है? जो डायपोल वाला कंसेप्ट है ना बेटा, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे काम आता है। तो एक मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट दे रखी है और कह रहा है कितना सब्सटेंस ले लिया अगले ने? 1 मोल ले लिया और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के इसको क्या कर दिया? पोलराइज कर दिया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के इसको क्या कर दिया हमने? पोलराइज कर दिया। पोलराइज मतलब कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर शेप में अलाइन हो गए होंगे, ठीक है? सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर शेप में क्या हो गए होंगे? अलाइन हो गए होंगे। जल्दी बोलो, जितना बोला क्लियर है बोला करो। तो P की वैल्यू आ गई 10⁻29 कूलम मीटर, 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। आगे क्या बोलता है? द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली चेंज बाय एंगल ऑफ 60 डिग्री। एंगल 60 डिग्री से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज। एस्टिमेट द हीट रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस इन अलाइनिंग द डायपोल्स along the new direction of the field. For simplicity assume 100% polarization of the sample. तो कह रहा है हीट रिलीज फाइंड करनी है। अगर एक मॉलिक्यूल की डायरेक्शन में चेंज करता हूं तो वर्क डन इज इक्वल टू, क्या तुमने सुना हुआ है? पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। जल्दी बोलो, सुन रहे हो मेरी बात को? बाकी देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे किया हुआ है। एक मॉलिक्यूल की बात करो या एक डायपोल की बात करो यार, एक डायपोल को रोटेट करने में जो वर्क डन होता है कितना होता है? पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 होता है। θ1 क्या है? इनिशियल पोजीशन, θ2 क्या है? फाइनल पोजीशन। पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा हुआ था तो सारे के सारे डायपोल पोलराइज हो गए, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गए होंगे। सब हर कोई चाहता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएं। मतलब इनिशियल एंगल कितना था? 0 डिग्री रहा होगा। समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन देखो कितना माइन्यूटली चीजों को लेकर चल रहा है। कर ऐसे ऐसे सिचुएशन थी तो पहले जितने भी डायपोल्स थे वो अपनी अपनी पोजीशन पे रहे होंगे। जल्दी बोलो, समझे कि नहीं? इनिशियल एंगल 0 है। फिर कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 60 डिग्री से रोटेट कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने क्या किया? 60 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो डायपोल भी अपने 60 डिग्री से रोटेट करने की कोशिश करेंगे। तो फाइनल पोजीशन क्या है? 60 डिग्री हो गई कि नहीं? जल्दी बोलो। तो वर्क डन का फार्मूला क्या हो गया? पीई कॉस 0 कितना होता है? 1। कॉस 60 कितना होता है? हाफ। तो वर्क डन कितना आ गया? P/2 आ गया। P दिया हुआ, E दिया हुआ है। लेकिन ये वर्क डन तो एक मॉलिक्यूल को चेंज करने कितना किया तुमने? 1 मोल सब्सटेंस था। 1 मोल मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एवोगैड्रो नंबर से। एक मोल में तो एवोगैड्रो नंबर ही होते हैं। जल्दी बोलो, समझे कि नहीं? ये टोटल वर्क डन हो गया। कह रहा है कि एज्यूम दैट 100% पोलराइजेशन ऑफ सैंपल हुई है, तो जितना वर्क डन हुआ है उतनी क्या हुई होगी? हीट रिलीज हुई होगी। जल्दी बोलो, पॉइंट फॉलो किया कि नहीं किया? अब बताओ, क्वेश्चन समझ में लगा कि नहीं? नहीं लगा? समझ गए जी? कहां से कौन सी बात कर रहा है? एक तो क्या सीधे सीधे क्वेश्चन डाई चलो, एक है कि क्वेश्चन को उलझाते थे, और ये कहीं बाहर से आ जाए तो हम कहें कि यार बड़ा अजीब सा क्वेश्चन करके डाल दिया, बड़ा बेवकूफ था। अब एनसीईआरटी बुक में ही पड़ा हुआ है, वहां से आ जाए फिर तो ये भी नहीं ना कह सकते। वो तो कहेगा कि किताब में दे तो रखा है, वही वाला तो डाला है, एज इट इज तो डाला है। जल्दी बोलो, पॉइंट फॉलो कर रहे हो? तो करने पड़ेंगे। यहाँ पोटेंशियल वाले में तुम्हें क्वेश्चंस मिल रहे हैं। देखो ऐसे किया होगा कुछ, डायपोल मोमेंट दे रखी थी, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में 6 × 10⁻23 ले लिए। डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स टोटल मैंने अपने हिसाब से कर दिया, इसने अपने हिसाब से कर दिया, ठीक है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पीई कॉस थीटा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने सीधा डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया। जल्दी बोलो, समझे कि नहीं?
ठीक है, आपा भी सही किया है, मैंने लेकिन इनको सॉल्व कर लेना, सही क्वेश्चन। ओके, अब बढ़ते हैं किस पे, अगले क्वेश्चन पे। इसके भी पार्ट्स है, देखो ए बी सी डी, आपने एनसीईआरटी बुक आपके पास है ही है, अभी भी होगी। ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं कि नहीं उसमें? ठीक है, मैं अपने आप तो नहीं बना के लेके आ रहा, एनसीईआरटी तुम्हारे पास ही है और उसमें क्वेश्चन दिख ही रहे ना। मैं अगर फर्स्ट डे से तुम्हें कह रहा था एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो निपटा ही दो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो निपटा ही दो, कह ही रहा था ना। अगर आप निपटा देते शुरू से तो ईजी हो जाता, चलो नहीं निपटाए कोई बात नहीं, अब निपटा दो, आप अपना पढ़ते रहो। अगर करोगे तो वैसे ही रिवाइज हो जाएगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन। लेकिन वो ना, जब आप ऐसे देख देख के पढ़ते हो तो उसमें से आधे होते हैं आधे होते नहीं है, फोकस नहीं आता। कम से कम जब यहाँ मैं चिल्ला चिल्ला के करा रहा हूँ क्वेश्चन तो फोकस बन रहा है, भी ऐसे करके करना है इन क्वेश्चन को। पहला ही क्वेश्चन देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अ कॉम रन थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। एक कॉम को रन करते हैं जब हम बालों में तो बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो चार्ज हो जाती है। ठीक है, व्हाट हैपेंस इफ द हेयर इज वेट और इफ इट इज रेनी डे। अगर हेयर वेट हो तो फ्रिक्शन उतनी नहीं होगी, मतलब यहाँ पे आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन करोगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, लैंग्वेज में जाएगा ये। कैसे? आपको कहना पड़ेगा कि जब कॉम्ब हेयर रन करते हो फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन करके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मतलब कहानी सुनानी पड़ेगी। फिर कहोगे बाल गिले हों तो फ्रिक्शन उतनी होती नहीं है, फ्रिक्शन नहीं होगी तो इसलिए फिर वो चार्ज नहीं हो पाती। जल्दी बोलो, कर लोगे? ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर बट स्पेशल रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर स्लाइटली मेड स्लाइटली कंडक्टिंग, व्हाई दिस इज नेसेसरी। कहता है वैसे तो एयर जो रबर होती है वो इंसुलेटिंग होती है, लेकिन जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके जो टायर्स होते हैं वो कैसे रखे जाते हैं, उनमें कुछ ऐसा मटेरियल डाला जाता है कि वो कंडक्टिंग हो जाए। क्यों? क्योंकि भाई जब वो रनवे पे उतरेंगे तो फ्रिक्शन के कारण चार्जेस डेवलप हो सकते हैं। अगर चार्जेस वहां पे इकट्ठे रह गए तो ज्यादा चार्ज इकट्ठे हो गए तो स्पार्क वगैरह प्रोड्यूस हो सकता है, आग लगने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए वो कंडक्टिंग रखे जाते हैं कि जो भी फ्रिक्शन से जो चार्ज वार डेवलप होगा वो सारा का सारा अर्थिंग हो जाए या कंडक्ट ही हो जाए। जल्दी बोलो, समझे कि नहीं? उनकी अर्थिंग हो जाए या वो क्या हो जाए, कंडक्ट ही हो जाए। जल्दी बोलो, डन है? ठीक है, अर्थिंग हो जाए या कंडक्ट ही हो जाए। सेम क्वेश्चन आता है कि आगे आई गया कि व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल। इनफ्लेमेबल मतलब ऐसे मटेरियल जिसमें आग वाग लग सकती है। एलपीजी लेके जा रहा है कोई व्हीकल, पेट्रोल लेकर जा रहा है, इनफ्लेमेबल मटेरियल। ठीक है, सीएनजी लेकर जा रहा है, ट्रक नहीं लेके जाते, देखा होगा पेट्रोलियम वाले ट्रक नहीं चलते, तो उनके नीचे कहता है कि ना लोहे की चेन सी जमीन पे रगड़ती हुई चलती। उसका रीजन भी यही है कि इनफ्लेमेबल मटेरियल चार्जेस नहीं डेवलप होने चाहिए, चलते चलते फ्रिक्शन के कारण थोड़े चार्जेस डेवलप हो गए तो आग लग सकती है। ठीक है, तो इसका यूजुअली हैव ए मेटलिक रोप टचिंग द ग्राउंड मोशन, व्हाई? इसके आंसर एनसीईआरटी बुक में देखो एक्जेक्टली दे रखे हैं, करते रहना। जल्दी बोलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, बर्ड परचेस होने बेयर हाई पावर लाइन। बेयर हाई पावर, बेयर का मतलब क्या होता है? बेयर का मतलब क्या होता है? बेयर 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 नंगे, ठीक है, नंगी। हाँ, बेयर मतलब कहते हैं बेयर फुट, बेयर फुट मतलब नंगे पांव आ जाना। ठीक है, बेयर फुट कहते हैं ना, बेयर फुट मतलब, हाँ, बेयर वायर मतलब कहते हैं नंगी तारों को हाथ लगा देना। ठीक है नंगी तारों को हाथ लगाना मतलब कि उसके ऊपर इंसुलेशन नहीं थी तो उनको हाथ लगा देना। तो कहता है बर्ड परचेस होने बेयर हाई पावर लाइन एंड नथिंग हैपेंस टू द बर्ड। A man standing on the ground touches the same line and gets a fat show। कहता है कि एक पंछी है वो तारों पे आराम से बैठा हुआ है, लेकिन एक बंदा है वो ग्राउंड पे खड़ा था, उसने तारों को हाथ लगाया तो उसको तो शौक लग जाता है। तो उसका रीजन ये है कि भाई वो वहीं पे बैठा हुआ है। अगर वो हाई पोटेंशियल पे है तो उसकी पूरी बॉडी हाई पोटेंशियल पे ही है। जब तक हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल के साथ मैच नहीं करेगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। अगर हम नंगे पांव उसको हाथ लगा देंगे तो वो हाई पोटेंशियल पे है, ग्राउंड क्या है, लोअर पोटेंशियल पे फ्लो हो जाएगा। इसको अपने आप बना के लिखना पड़ेगा। जल्दी बोलो, ये क्वेश्चन इजी देखो। ठीक है, बोलो 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 साहब। हाँ, मतलब कि ये कि अगर दोनों तारों को अगर दोनों हाथों से पकड़ के लटक नहीं पता, ऐसा मत करना बेटा, मरो। हम्म, हाँ, मतलब कि उसका है, लेकिन ऐसा मत करना। वैसे बाई रूल तो हिसाब से है कि अगर एक जैसे पंछी दोनों पाँव से ऐसे बैठ जाता है, बंदा भी जाके ऊपर बैठ जाए ठीक है, फिर नहीं लगना चाहिए। लेकिन वो उतनी देर में नहीं नहीं उतनी देर में काम हो जाए ना, ऐसा मत एक्सपेरिमेंट करके देखना कि चेक करते हैं। हम्म, चलो, रीजन उसका यही है, चढ़ते चढ़ते ही हो जाना जो भी होना है। करंट पासेस ओनली व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। 2.8 नंबर क्वेश्चन देखना बेटा, ये क्या कहता है कि स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ध्यान से सुनना, बीच में ही पोटेंशियल के कैपेसिटेंस के क्वेश्चन भी आने शुरू हो जाएंगे, इकट्ठे है चैप्टर जितना भी मैंने अभी तक कराया।
उससे कुछ निकल कर आया कि नहीं आया? क्वेश्चन सारे बढ़िया आ गए समझ में। अगला क्वेश्चन है, स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। स्लैब है मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज द सेम एरिया एज द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज अ थिकनेस ऑफ 3/4d। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है जी, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसमें एक स्लैब डाली है, ठीक है, जिसका एरिया कितना है? 3/4 ऑफ डी है, वे डी इज द सेपरेशन ऑफ द प्लेट। हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट? देखो बेटा, इसके लिए आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला। अगर फार्मूला मौके पे याद आ जाए तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, अगर याद ना आ जाए तो ये क्वेश्चन बहुत फिर होगा ही नहीं। सी का फार्मूला क्या है? एप्सिलॉन नॉट ए, नीचे क्या था? टी डिवाइडेड बाय डी प्लस डी माइनस टी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ए टी डिवाइडेड बाय के, सॉरी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट। मौके की बात है, ये याद आ गया तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, राइट है। तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन टी बाय के प्लस डी माइनस टी। सी की वैल्यू बेटा किसकी इक्वल आ गई? एप्सिलॉन नॉट ए, नीचे कितनी थिकनेस डाली है आपने? 3/4d, तो टी की जगह क्या लिख दिया? 3/4d। नीचे क्या आ गया बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है क्वेश्चन में, स्लैब के ही ले रखा है, तो इसको क्या लिख दिया? के ही लिख दिया बेटा। इसको क्या लिखा? डी माइनस टी। चेक करना क्या आएगा इसका आंसर। ये टी की जगह भी क्या लिखना पड़ेगा? 3/4d बेटा। तो सी कम्स आउट टू बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। ये क्या बन गया? 3/4 इंटू डी बाई के, यहां पे क्या था? प्लस, प्लस क्या आ गया बेटा? डी माइनस 3/4, डी बाई 4 आ गया। इट विल बी एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई 4 बाहर आ गया, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई 4 क्या आ गया बेटा? डी बाई 4 बाहर आ गया, तो यहां बचा 3/k प्लस क्या बचा? 1। ये ऊपर चले गया, ये बन गया 4 एप्सिलॉन नॉट ए। देखना कुछ गलती तो नहीं की मैंने? 4 ऊपर चले गया, नीचे क्या आ गया? डी भी आएगा, और यहां क्या बचेगा? 3 प्लस के, 3 प्लस के आ गया, और एक के क्या चले गया? ऊपर चले गया। तो इसका आंसर बन रहा है मेरे हिसाब से, तो इट्स आंसर इज 4 के, नीचे कितना आ गया? 3 प्लस के, ये कितना आ गया? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो इट इंक्रीजेस बाय दिस टाइम्स, ठीक है। 4k बाय 3 प्लस के टाइम्स क्या हो जाएगा? ये इंक्रीज हो जाएगा। आंसर चेक करना, सही है। अब देखो आंसर भी अजीब सा आया। जब यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपको आंसर पे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस सा नहीं आएगा कि यार पता नहीं सही आ रहा है कि नहीं यार, लेकिन अब जो है वही कर कर आना पड़े। बोलो पता लग गया कि नहीं? इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी कमेंट दे सकते हो, मे बी इसको इजी कह सकते हो, डिफिकल्ट कह सकते हो। अगर आपने डेरिवेशन डेरिवेशन सब कर रखी है तो फार्मूला याद आना चाहिए, मेरे हिसाब से इजी है क्योंकि करवाया हुआ क्वेश्चन है। ओके, नहीं याद आया, आप कंफ्यूज ही हो गए क्या कहना चाह रहे हैं, तो यही क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये फिजिक्स है भाई, बहुत फर्क है। मैथ्स का अलग कंसेप्ट, ये वाला बेटा डी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी है, ये इनिशियल था ना। तो मैं कह रहा था बहुत फर्क है बेटा, हमने कभी नहीं कहा, सब अपना अपना सब्जेक्ट का अपना अपना हिसाब है। फिलहाल आपको फिजिक्स ही पढ़ने में फायदा है, नहीं तो आप एंड तक उलझते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड तक ही उलझते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आप देख ही रहे होगे क्वेश्चंस का कोई पता नहीं लगता कहां से कैसा आ रहा है। हम अभी कुछ नहीं कर रहे, एनसीईआरटी को कुछ नहीं कर रहे, तो इसलिए थोड़ा मेरी बात को मानो। मैं कमला नहीं है कि वही 3-3 4-4 घंटे रोड़ा पापा के बोली जा रहे हैं, ठीक है। मेरा भी जोर लग रहा है, मैं भी अपने सारे काम छोड़कर जब लग गया हूँ कि चलो सारा साल पढ़ाया है तो लास्ट के 15 दिन भी एक बार पढ़ा दो तो चल कुछ फायदा हो जाएगा, और होएगा, डेफिनेटली होएगा। लेकिन ये 3 सेट है, 3 सेट मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी मुझे कराने पड़ेंगे, तुम्हें रोज वो शीट भी सॉल्व करनी पड़ेगी, बाद में 5 पेपर भी करने पड़ेंगे, 3 टेस्ट भी देने पड़ेंगे। कर दिए तो बल्ले बल्ले, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपके नंबर कम आ जाए, ठीक है। वो जो 5 से 10 नंबर का मार्जिन है वो तुम्हारी कंसंट्रेशन है,
तो तुम्हारी कंसंट्रेशन है 5-7 नंबर का, तो अपनी कंसंट्रेशन से गड़बड़ करोगे। बाकी अगर ये लगाओगे वैसे ही आपको पहुंचा देंगे। अगर कोई 30 पे बैठा होगा तो 30 से सीधा 50 का जंप है। ये 15 दिन के बाद अगर कोई 30 की लाइन में घूम रहा है ना, तो सीधा 20 का जंप है, 50-55 पे पहुंच जाओगे। अगर 23 पे बैठे हो तो सीधा ये मान के चलो 25-30 नंबर का जंप है, ये लास्ट के 15 दिनों में सीधा 25-30 नंबर का जंप है, सीधा 45-50 तक पहुंचोगे। बस बात मानो तो करते रहो। क्वेश्चन आगे, नेटवर्क ऑफ 410 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए 500 वोल्ट सप्लाई एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे करके दिए हुए हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, सारे के सारे कितने के हैं बेटा, 10 माइक्रोफेरेड के। सारे के सारे कैपेसिटेंस कितने माइक्रोफेरेड के हैं, 10 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड एंड 10 माइक्रो। ठीक है, ऑल द कैपेसिटर्स आर ऑफ 10 माइक्रोफेरेड ईच। जल्दी बताओ, इन दोनों के बीच में मांगा है, तो क्या ये तीनों सीरीज में दिख गए? 10-10-10 कितना हो गया, 10/3। 10/3 नीचे वाले 10 के साथ कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। तो नेट कितना हो गया, C1 C2 बाय, हाँ ठीक किया, ये 10/3 था, पैरेलल में सीधा ऐड कर देना। तो आंसर कितना आ गया, 10 प्लस 10/3। आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 40/3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, इट विल बी 40/3 माइक्रोफेरेड। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, मान लो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। बी कह रहा था चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो कैसे करोगे जी, ऊपर वाले पार्ट का कितना आया था कैपेसिटेंस, 10/3। नीचे वाले पार्ट का कितना आया था कैपेसिटेंस, ये तो कितना था, 10 ही था। और बैटरी कितने की लगी हुई है, 500 वोल्ट की। जल्दी बोलो, समझ गए, बोला करो। ये जो नीचे वाला, ये वाला, इस पे क्या लगा दूंगा मैं, नाम दे दो इसके कुछ भी। ये C1 था, ये C2 मान ले, ये C1 C2 C3, और इसको क्या मान लो, C4 मान लो। ठीक है, C1 C2 C4 मान लो। ध्यान से सुनना, इसका जो चार्ज है सीधा CV आ जाएगा। क्यों, अब बैटरी 500 वोल्ट है, दोनों पैरेलल में, इसको भी 500 मिल रहा है, ऊपर भी 500 मिल रहा है। जल्दी बोलो, समझिए। तो जो Q4 है बेटा, वो तो कितना आ गया, C को V से मल्टीप्लाई कर दे बेटा, Q4 किसके इक्वल आ गया, 10 माइक्रो, और वोल्टेज कितनी है, 500। समझ रहे हो, तो ये तो कितना आ गया, 5000 माइक्रो कूलम। इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। जल्दी बताओ, ठीक जा रहे हैं हम, कितना आ गया जी, 5000 माइक्रो कूलम। इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आते हैं इस पे, इसका जो चार्ज है 5000 बाय ऊपर वाले का, हाँ ऊपर वाले का कितना आ जाएगा, 5000/3 माइक्रो कूलम आ गया। ठीक है, सुन रहे हो सारे, अभी कंसंट्रेशन यहीं पे है। ओके, अब तुमने बताना है कि ये तो तीनों के नेट पे आया ना बेटा चार्ज, कल्ले कल्ले पे कितना आएगा, अकेले अकेले पे कितना आएगा, कैसे निकालोगे, सेम ही आएगा, सीरीज में है। सीरीज में चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है, और किसके इक्वल होता है, नेट चार्ज के इक्वल होता है। सीरीज में सेम ही होता है और किसके इक्वल होता है, नेट चार्ज के इक्वल होता है। जल्दी बोलो, बात फॉलो कर रहे हो कि नहीं, सीरीज में सेम ही रहता है और किसके इक्वल रहता है, नेट चार्ज के इक्वल रहता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 बेटा, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 किसके इक्वल आ गया, जल्दी बताओ। कितना था, 5000 बाय, यही था, 5000/3 माइक्रो कूलम। और जो Q4 है बेटा, वो कितना आया था, इट वाज 5000 माइक्रो कूलम। डन हो गया, समझ लग गया। ठीक है, जो पूछा है उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा ना। तो नोट द चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन द प्लेट विद हाइयर प्लेट इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, तो चलो उसने अपना एक्स्ट्रा बता रखा। तो इट वाज क्वेश्चन नंबर 2.9। ठीक है, 2.9 भी हो गया अपना। आगे बढ़ते हैं, ये हो ही गया 500 वोल्ट, 505 इंटू 10⁻3, ठीक ही आ गया ना, 5000/3। ठीक है, हाँ माइक्रो कूलम लिख तो दिया हमने, उसने भी तो आंसर किस में दिए हुए थे, माइक्रो कूलम में दिए थे, हमने भी किस में निकाल दिया, माइक्रो वोल्ट। सही है, माइक्रो कूलम में छोड़ दोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसने कूलम में कर रखा है, लेकिन माइक्रो कूलम में छोड़ दोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, जल्दी से देखना, कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है, कहता है 900 पिकोफैराड कैपेसिटी चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी। ओके, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला सीधा लगा दे, कुछ भी नहीं है, कभी कभी ऐसा मजाक वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, इजी।
क्या लगा दूंगा मैं, हाफ सी वी स्क्वायर, जल्दी बोला, हो जाएगा, बोला करो। सी की वैल्यू दे रखी है 900 पिको फेरेड, पिको को कैसे कन्वर्ट करोगे पता लग गया, 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई किया, वोल्टेज दे रखी है 100 वोल्ट, हो गया क्या बेटा, पिको, हाँ हाँ सॉरी, नैनो होता है, 10⁻⁹ तो नैनो हो गया ना, पिको मतलब 10⁻12 है। तो हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, हो गया, कैपेसिटर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिको फेरेड, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। अगर इसको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, अब कह रहा है इस सिस्टम की कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी अगर इसको चार्ज करके दूसरे के साथ क्या कर दिया, लगा दिया, तो कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होगी, सेम ही रहेगी, अनचार्ज के साथ जोड़ा है, कि कुछ लॉस होगा, बोलो। इसके पास एनर्जी तुम निकाल ली, इस चार्ज कैपेसिटर को दूसरे के साथ लगा दिया, ठीक है, क्या बेटा, कैसे, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। आपने पढ़ा चार्जिंग, शेयरिंग ऑफ चार्जेस, जब एक चार्ज कैपेसिटर को दूसरे के साथ लगाओगे तो शेयरिंग करेगी, चार्जेस की शेयरिंग होगी, ठीक है, शेयरिंग के दौरान एनर्जी का लॉस होता है, अब कुछ एनर्जी क्या हो गई होगी, लॉस हो गई होगी, ठीक है, तो पहले जो एनर्जी है वो तो है ही है, अब जब किसी के साथ इसको कनेक्ट करोगे, आइडेंटिकल लिया था, द कैपेसिटर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर, आइडेंटिकल ही था, पहले एनर्जी कितनी थी, हाफ सी वी स्क्वायर, अब दोनों को आपस में कैसे लगा दिया बेटा, आपस में ही जोड़ दिया, ठीक है, जब आपस में जोड़ दिया तो कुछ देर बाद ये एक कॉमन पोटेंशियल अटेन करेंगे, जल्दी बोलो, समझे कि नहीं, कॉमन पोटेंशियल अटेन करेंगे, वो कितना आता होता है, C1V1 प्लस C2V2, ये बेटा नीचे क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2, तो जो कॉमन पोटेंशियल आएगा इट विल बी इक्वल टू C1 कितना था, C, V1 को चलो मैंने V मान लिया, ये कितना आ गया, 0, क्योंकि दूसरा वाला कैसा था, अनचार्ज था, ठीक है, दूसरा वाला अनचार्ज था, नीचे कितना आ गया, C प्लस C, 2C, तो पॉइंट इज ये जो कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा, V/2, दोनों पे कैसा आएगा, V/2 आ जाएगा, ठीक है, ये V/2 और इसके पास भी क्या होगा, V/2 आएगा। अब इसके पास कितनी एनर्जी है, हाफ, कैपेसिटेंस तो वही है, यहां पे क्या आएगा, V²/4, जल्दी बोलो, समझ गए, समझ गए, इसके पास कितना आएगा, हाफ, कैपेसिटेंस तो वही है, लेकिन ये क्या हो गया, V²/4, ये कुल मिला के क्या बनेगा, जल्दी बताओ, ये बन जाएगा हाफ ऑफ हाफ सी वी स्क्वायर, नहीं समझे क्या, समझ गए, चेक कर, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर तो है ही है, 1/4 प्लस 1/4 1/2 होता है, 1/4 प्लस 1/4 1/2 होता है, समझ गए कि नहीं, तो जब ये अकेला था इसके पास कितनी एनर्जी थी, हाफ सी वी, जब इसको एक दूसरे कैपेसिटर के साथ अनचार्ज वाले के साथ जोड़ दिया, एनर्जी का लॉस हुआ, अब सिस्टम के पास कितनी एनर्जी है, हाफ ऑफ हाफ सी वी स्क्वायर, नहीं बनी बात, क्या बन गई, ठीक है, तो एनर्जी का क्या हुआ है, कुछ लॉस भी तो होता है ना, आंसर चेक करो, आंसर चेक करो, पहले कितनी एनर्जी आई थी, हाफ सी वी स्क्वायर, कितनी आई थी, 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जॉल, तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या रहेगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम, पहले कितनी थी, 4.5 थी, अब कितनी आ रही है, उसकी आधी आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी बोलो, समझे हो कि तुमको कुछ कंसेप्ट समझे कि नहीं, एनर्जी का लॉस भी तो होता है ना, ठीक है, ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस एनर्जी का क्या हो गया होगा, लॉस हो गया होगा, पोटेंशियल वाला चैप्टर करते करते मतलब ये लगा लो मजा आना शुरू हो गया, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तुम क्वेश्चन तो इनमें तो उलझना ही उलझना है तुमने, ठीक है जी, ऐसे और भी कई चैप्टर्स आ सकते हैं, इलेक्ट्रो चार्जेस एंड फील्ड के इजीली निकल गए थे, देखो उसमें कम क्वेश्चन आए हैं जो थोड़े से अलग निकले, ये सारे के साथ किया सब कुछ हुआ है, जल्दी बताओ क्लियर है कि नहीं। अब देखो ये कहानियां भी लिखता है, कहता है इन स्टेडी स्टेट सिचुएशन द टू कैपेसिटर हैव देयर पॉजिटिव प्लेट्स एट द सेम पोटेंशियल एट द नेगेटिव एट द सेम पोटेंशियल, लेट द कॉमन पोटेंशियल बी V', ठीक है, अब इसने जो कॉमन पोटेंशियल का अपने तरीके से निकाला, मैंने कॉमन पोटेंशियल तुम्हें जो सिखा रखा है उसके हिसाब से निकलवा के दे दिया, ठीक है जी, उसने दूसरे फार्मूले लगाए, मैंने दूसरे फार्मूले लगाए, आंसर तो वही आ रहा है, जल्दी बताओ डन है कि नहीं, ठीक है। आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे, आप ये भी कर सकते थे
कि लॉस ऑफ एनर्जी का फार्मूला लगा देते सीधा, हाफ C1 C2 में C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। याद है? बस मौके से तो याद करने हैं, नंबर तो टाइम मिल लेना जितने फार्मूले मौके से याद होंगे। अभी तभी तो करवा रहा हूँ। ये लॉस ऑफ एनर्जी का फार्मूला करवा रखा है। जब दो कैपेसिटर को ज्वाइन करो पहले कॉमन पोटेंशियल निकलता है, लॉस ऑफ एनर्जी का सीधा फार्मूला है। क्योंकि दूसरा वाला अनचार्ज था बेटा, बिकॉज दूसरा वाला क्या था? अनचार्ज था। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, पहला कैपेसिटर सी है क्योंकि आइडेंटिकल थे ना, मैं ऐसे सी सी कर नीचे कितना हो गया 2C हो गया V1, ये तीसरा था, ये V का स्क्वायर हो गया बेटा। तो जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ, ये देख, समझ गया कि नहीं? एक सी कट गया, एक हाफ मैंने बाहर रखा, एक अंदर लगा दिया। पहले एनर्जी कितनी थी? हाफ CV स्क्वायर। बाद में कितनी एनर्जी आ रही है, लॉस कितनी हुई है उसकी? आधी। तो बची कितनी होगी? आधी बची होगी। जल्दी बोलो, डन है कि नहीं? दो तरीके से निकाल के बता दिया, ठीक है। अगर आइडेंटिकल ना होते तो करके देखना। खड़ा मैं हूं तो ज्यादा मेरे को थकना चाहिए। हाँ बेटा रिलैक्स हूं, तू करा है ना रिलैक्स, इधर ध्यान। तो तू कल भी तूने बीच में क्वेश्चन पूछ लिया था, बाद में फिर जाने के बारे में पूछ लिया, बाद में तो रो पड़ा, एक ही क्वेश्चन में लिटा दिया था मैंने तेरे को, ठीक है। आज तूने तो बोलना ही नहीं है, जैसे दो क्वेश्चन पूछूंगा, दो क्वेश्चन से लिट जाना। चलो रोनित, पहले क्वेश्चन है, कहते हैं टू चार्जेस हैं, ले लो जो अंगड़ाइयां लेनी है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। टू चार्जेस दिस एंड दिस आर लोकेटेड 60 सेंटीमीटर एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। सेम क्वेश्चन आ गया एग्जांपल टाइप कि 5 इंटू 10⁻⁸ है, -3 इंटू 10⁻⁸ है। एक है बेटा सुनो, 5 इंटू 10⁻⁸, दूसरा -3 इंटू 10⁻⁸। 16 सेंटीमीटर की दूरी है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। तो फिर से अब क्योंकि कर लिया था तो दिमाग नहीं ना लड़ाना पड़ा कि दो जगह आएंगी जहां पे पोटेंशियल क्या हो सकता है, 0। अगर फील्ड होता तो फील्ड बाहर ही आता छोटे वाले के पास। ओके, कहां कहां पोटेंशियल 0 आ सकता है? एक तो यहां पे कहीं पे आ सकता है, जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? इसको x मान लोगे, इसको क्या मान लोगे? 100। जल्दी सॉल्व करो आंसर, ठीक है। 16 माइनस एक्स, चलो जो भी आ रहा है देखते हैं। और दूसरा किस तरफ लू पॉइंट बेटा, इधर या उधर? नियरर वाली साइड, छोटे वाले की साइड, ठीक है, छोटे वाली साइड पे। इस जगह पे अगर पोटेंशियल 0 करना है तो इसका पोटेंशियल कितना आ गया? K 5 इंटू 10⁻⁸। नीचे क्या बेटा? x। ये किसके इक्वल होना चाहिए? K। माइनस नहीं लेना, माइनस ले लिया जो लेना था। 3 इंटू 10⁻⁸। नीचे क्या आ गया? 16 माइनस एक्स। K से K क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 10⁻⁸ -10⁻⁸ भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये क्या? 16 पंजे 80 माइनस 5x इक्वल टू कितना हो गया? 3x। 80 किसके इक्वल आ गया? 5 + 3 8x। x तो कितना आ गया? 10 आ गया भाई। ये कहां से निकाल रहे थे? 40 16 क्या क्या निकाले जा रहे थे? x तो कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर आ गया ना। आपका भी 10 ही आया, सही किया मैंने। तो बेटा आपने नाम देना होगा, इससे 10 और इससे कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। डन है। अगला वाला पार्ट निकाल लोगे, जल्दी बताओ, पता लग गया कि नहीं? अब देखो, ये होता है बेनिफिट, अगर की हुई चीज मान लो बेटा और इतने क्वेश्चन कर लोगे तुम तो रिपीट तो होने ही होने हैं, वो होने ही होने हैं रिपीट। जल्दी बताओ, छोड़ो क्वेश्चन को, और तो नहीं कुछ पूछा इसने। लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टेक द पोटेंशियल ऑफ इन्फिनिटी टू बी 0। रेफरेंस पॉइंट कह रहा है किसको मानना होता है? इन्फिनिटी मानना होता है। मैंने जल्दबाजी में तो नहीं कराया, समझ लग गया, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करके अपने हाथों से कर कर दिखा देते हो, देख लेते हो, तब माना जाएगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन हो सकता है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2.2 पे। कहते हैं रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर बेटा। रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्सेस। हर वर्सेस पे कितना है? 5 माइक्रोकूलम। कैलकुलेट पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। जल्दी बोलो, हो जाएगा। सारे पॉजिटिव में। अगर उसने क्वेश्चन बोला होता इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर, तो आंसर आता 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है।
उसकी डायरेक्शन उल्टी सीधी होकर सब कट जाने थे, लेकिन पोटेंशियल बोला ना, पोटेंशियल कितना आएगा 6k³ बाय एक्स। जल्दी बोलो डन है। हेक्सागन है 6 है। अगर ये रेगुलर हेक्सागन है बेटा तो ये सारे 60 डिग्री के एंगल बनेंगे, ये सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बन जाएंगे। जल्दी बोलो डन है। तो मुझे तो खैर ये वाला डिस्टेंस चाहिए था, लेकिन ये डिस्टेंस भी किसके इक्वल आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर के इक्वल ही आ जाएगा। जल्दी बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाना चाहिए, बोला तो करो, कुछ हो जाना चाहिए कि नहीं। तो इट विल बी 6 इंटू के की वैल्यू पुट कर दो, 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू पुट कर दे कितना है 5 माइक्रोकूलम, यानी 5 इंटू 10⁻⁻6। नीचे बेटा एक्स की वैल्यू पुट कर दे 10 सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁻1। आई थिंक छोड़ देते हैं इसको, हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। अगले सवाल पे चले बेटा। अगला सवाल कहता है, ध्यान से सुनना क्या कहना चाहता है। ये कहता है 2 चार्जेस 2 and -2 आर प्लेस एट द पॉइंट्स ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। आइडेंटिफाई इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। इक्विपोटेंशियल सरफेस तो पता है ना क्या होते हैं, क्या होते हैं, जिनके ऊपर पोटेंशियल क्या हो सेम। अब कहता है एक चार्ज है, एक 2 माइक्रोकूलम और एक -2, डायपोल हो गया, आर प्लेस एट पॉइंट्स ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों के बीच में कितनी दूरी है, 6 सेंटीमीटर। तो इसमें बेटा अगर मैं बिल्कुल यहां पर एक सेंटर पर क्या ले लेता हूं, लाइन ले लेता हूं, तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनिए, जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे हैं इक्वल दूरी पे आएंगे। जितना यहां पे इसका पोटेंशियल है उतना यहां पे इसका पोटेंशियल आ जाएगा। और वैसे डायपोल है तो यहां पे पोटेंशियल कितना आएगा, 0 आएगा। इस पूरी लाइन पे और इस पूरे प्लेन पे पोटेंशियल क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये अपने आप में एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। जल्दी बोलो, समझे कि नहीं। तो आपका आंसर क्या हो सकता है, अ प्लेन पासिंग परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस एट द सेंटर। जल्दी बोलो, समझे कि नहीं। अ प्लेन पासिंग परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस एट द मिड पॉइंट। ये जो प्लेन है ये कैसा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। पीछे एग्जैक्ट आंसर इसका देख लेना क्या बोल रखा है इसने, वैसे यही आएगा। इक्वी पोटेंशियल भी है और इसके ऊपर हर जगह पोटेंशियल 0 भी है बेटा, ठीक है। और क्या पूछा इसने, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, जल्दी बताओ। इक्विटोरियल पॉइंट है कि नहीं, सॉरी इक्विटोरियल लाइन है ना ये। तो यहां पर हाँ, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, यानी नेगेटिव टू सॉरी पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एग्जैक्ट आंसर इसका देखो क्या बना रखा है, एग्जैक्ट आंसर इसका चेक करो, मतलब पढ़ लेना, मैंने अपने हिसाब से दे दी ना, हमने तो अपने हिसाब से डिस्कस कर लिया, इसका एग्जैक्ट आंसर पढ़ लेना जल्दी रखा। चलिए बोलो, ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन फिर से टिपिकली एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन। फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा किधर ली जाती है बेटा, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज, ठीक है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन लेते हैं फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। जल्दी बोलो, समझिए कि नहीं। फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्ज, बोलो डन है, समझ गए, ओके। अगली बात, हाँ इक्वल कर लेना फिर। 2 चार्जर प्लेस एट पॉइंट ए एंड बी, एक को ए बोल रखा था, एक को बी बोल रखा था, तो इन्होंने क्या बोल रखा है, नॉर्मल टू, हाँ नॉर्मल टू द प्लेन। ऊपर वाले पार्ट में प्लेन की बात कर दी ना उसने, ये प्लेन। और फील्ड किधर है, नॉर्मल टू द प्लेन फ्रॉम ए टू बी। नहीं, ए कहां पे पड़ा हुआ है, ए पे पॉजिटिव वाला पड़ा है ना, और बी पे क्या पड़ा हुआ है, नेगेटिव वाला पड़ा हुआ है ना। तो डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट टू द डायपोल मोमेंट होता है ना, फ्रॉम ए टू बी। तुमने जो दिया वो सही मान लिया जाएगा आंसर, इसने जो दिया ये तो सही है ही, ठीक है, हमने अपने हिसाब से दे दिया ना आंसर। जल्दी बोलो, ठीक है कि नहीं। अब ऐसे बेटा आपने सोचना है क्वेश्चन, मतलब पेपर खराब मत करके आ जाना है, इजी क्वेश्चन आने हैं, मेरी बात मानो। आपका पेपर कैसा आना है, इजी ही आना है। अगर मैं क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस बोलूं तो मेरी एनालिसिस में बेटा कोई चेंज नहीं है। अगर मैं आपके सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस बोलूं उसमें पक्के तौर पर फिर वही बात, वही मेरी पुरानी पहले दिन से लेके अब तक एक ही बात पे अड़ा हुआ हूं। इसके 3 हिस्से कर लेना, 23-24 नंबर का सीधा डायरेक्ट डेफिनेशन डेरिवेशन आएंगी, लेकिन इससे ज्यादा की नहीं आएंगी, ठीक है। 23 नंबर का कंसेप्चुअल टाइप पार्ट आएगा,
इसमें आपके एमसीक्यू भी चले गए, आपका केस स्टडी बेस्ड भी चले गया, और असर्शन रीजन या वैसे कोई कंसेप्चुअल, और 23 मार्क्स का प्योरली न्यूमेरिकल पार्ट भी आएगा। और दूसरी बात, ओवरऑल आपका 80% पेपर कैसा आएगा? नॉर्मल ही आएगा, जहां से मर्जी आ जाए नॉर्मल आएगा, मतलब आप कर पाओगे। 20% क्वेश्चन इजी नहीं आएंगे, मान के चलो 20% इजी नहीं आएगा, आपका एफर्ट लगेगा। 20% का मतलब 14 नंबर कह दिए मैंने, 70 का 20% कितना हो गया? 14 मार्क्स का, मतलब 15 मार्क्स का इजी नहीं आएगा, एफर्ट लगेगा। ठीक है, अगर आपने 15 नंबर निकाल दिए 70 में से, तो कितने बच गए? 55 बच गए। अगर 30 भी प्रैक्टिकल में लगे होंगे तो कहां तक पहुंच रहे हो? 85 तक आप नॉर्मल जितना एफर्ट लगा चुके हैं उससे निकाल सकते। लेकिन अगर 85 टू 95 का जो सफर है वो वाकई मुश्किल, 85 टू 95 का जो सफर है वो काफी मुश्किल होगा। उसके लिए मतलब ये लगा लो कि हर तरह के क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए। ठीक है जी, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब एफर्ट मारते रहो, बस जो बोल रहे हैं उसको करो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस कितना है? 12 सेंटीमीटर है, चार्ज एक स्फेरिकल कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब मेटल है, चार्ज दे रखा है इस पे क्यू। ओके, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर? चलो जी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसके? 0। क्यों 0? हॉलो वाला केस बन जाएगा, कंडक्टर है या हॉलो एक ही बात है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। जस्ट आउटसाइड कितना होता है? के क्यू बाय रेडियस का स्क्वायर। जल्दी बोलो, डन है कि नहीं? एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। रेडियस कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 12 सेंटीमीटर। सेंटर से कहां पर? 18 सेंटीमीटर पर। नहीं समझे क्या? समझ गए? जल्दी बोलो। ठीक है, सेंटर से कहां पर? 18 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो सेंटर से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा? के क्यू बाय आर का स्क्वायर। आर की जगह क्या पुट कर देना? 18 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में जरूर कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, जब आंसर आए उसकी यूनिट जरूर दे देना, न्यूटन पर कूलम। जल्दी बोलो, छोड़ू कि नहीं? इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का टिपिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन एबीसी पार्ट। ठीक है, टिपिकल क्वेश्चन। वो ये डाले, बना के डाले, इधर उधर से डाले, बहुत डालेगा, लेकिन टिपिकल। मैंने तुम्हें बहुत कुछ दे दिया। मैंने तुम्हें पहले चैप्टर वाइज पूरे के पूरे सीबीएसई के प्रीवियस ईयर दे दिए कि नहीं दे दिए? चैप्टर वाइज दिए, वो पूरा प्लान के तहत था बेटा। ऐसे ही थोड़ी मैं टाइम पास कर रहा था, मुझे पता है मुझे कब कब क्या क्या कराना है। आपने जो सैंपल पेपर जितने खरीदे होंगे, जिसने वो सारे ऐसे ऐसे धरे पड़े होंगे तुम्हारी, किसी ने नहीं किए। जो भी खरीदते ना करते कुरते नहीं है, बस पड़े रह जाते हैं। मैंने इसीलिए पेपर फुल फ्लैश दिया ही नहीं, मैंने चैप्टर वाइज दे दिया, चैप्टर वाइज करते रहे। अब तुमने वो किया है, सारा साल पढ़ा है, अब लास्ट में आके ये करा देते हैं, तो बेनिफिट ही होना है। और ये ताजा ताजा जैसे करते जाओगे उधर पेपर हो जाएगा, साथ के साथ निपटा के आ जाएगा। डन हो गया क्वेश्चन। अब 4 क्वेश्चन जल्दी निकल गए ना। देखो, पिछली बार हमें 5 क्वेश्चन करने में 1 घंटा लग गया था सॉल्व वाले, ये हमारे 4 क्वेश्चन ही 15 मिनट में कवर अप हो गए हैं। 2.5 देखना बेटा क्या कहता है। कहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरेड। कितना कैपेसिटेंस है इसका? 8 पिकोफैरेड। ओके, व्हाट विल द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ? ओके, अगर डिस्टेंस आधा कर दोगे एंड स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद ए सब्सटेंस विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, तो पहले कैपेसिटेंस कितना था? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। बेटा समझ रहे बात को? अगर तुमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 6 है, और डिस्टेंस आधा कर दिया d/2, तो ये 2 भी तो ऊपर ही जाएगा। जल्दी बोलो, समझे हो कि नहीं? तो 12 गुना बढ़ जाएगा। 12 इंटू जो भी आंसर दे दिया वैल्यू पुट कर। समझ गए? समझ गए? तो 12 इंटू जो भी इसका आंसर है वैल्यू पुट। कोई दिक्कत वाली बात? हो जाएगा। ओके, चेंज करें। अगली बात 2.6, अगेन 2 पार्ट्स में क्वेश्चन है। कहता है 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटर 9 पिकोफैरेड आर connected in series. 3 capacitor each of capacitance 9 picofarad are connected in series. What is the total capacitance of the combination? 9/3, 3 picofarad. बोलो डन है? कर लोगे? वहां करके भी दिखा देना, सीधा मत लिखाना 9/3, करके भी दिखा दे। ठीक है, थोड़ी लैंग्वेज आज मैं तुम्हारे पेपर देख रहा था, तो मैंने फिर वही बात है बेटा, कईयों का पैटर्न लिखने का बहुत बढ़िया है, अभी भी लिखने के स्टाइल में इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे। लिखने के स्टाइल में इंप्रूवमेंट करो तब बात बनेगी। कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट बैटरी? 9
9 9 120। तुम्हें पता है बेटा सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाती है, जल्दी बताओ बढ़ जाती है, बोला करो। सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाती है। अब सीरीज में अगर वोल्टेज बढ़ जाती है और कैपेसिटर सेम सेम है तो बराबर बराबर बढ़ जाती है। टोटल कितनी थी 120, तो इक्वली बढ़ेगी 40 वोल्ट 40 वोल्ट 40 वोल्ट। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? अब अपने हिसाब से करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, एक नंबर में आएगा। तो आपने कह देना, डायग्राम बना देना, लिख देना इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ईच कैपेसिटर बिकॉज कैपेसिटर्स आर इक्वल, तो वोल्टेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, लिख देना। ठीक है, लिख के चले जाना। जल्दी बोलो, चेंज करो। ऐसा तो नहीं लग रहा मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ? ठीक है, अब इसके सारे क्वेश्चन देखो, ए बी ए बी ए बी बी पी पार्ट में चल रहे हैं। बढ़िया क्वेश्चन। कहता है 3 कैपेसिटर और कैपेसिटर 2 3 4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 2 3 4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। टोटल कैपेसिटेंस, तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आएगा अब हमें, आ भी सकता है। सिर्फ क्या करना है, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देना था बेटा आपने। डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 100 वोल्ट बैटरी। देख बेटा सेम क्वेश्चन है, ये दोनों तीनों के तीनों बेटा आपस में कैसे लगाए हुए थे, जल्दी बोलो। कैपेसिटर पैरेलल में लगा, तीनों के तीनों कैसे थे, 2 3 और 4। ठीक है, बैटरी क्या है 100 वोल्ट की लगा दी। क्या मांग रहा है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। बेटा तीनों पैरेलल में है, तीनों को वोल्टेज सेम मिलनी है, तो तीनों को वोल्टेज क्या सेम मिली, सेम। इसको कितनी मिली 100 वोल्ट, इसको भी कितनी मिली 100 वोल्ट, इसको भी कितनी मिली 100 वोल्ट। जल्दी बोलो ओके। तीनों को क्या मिल गई 100 वोल्ट ईच बेटा, 100 वोल्ट 100 वोल्ट 100 वोल्ट, राइट है। अब तीनों को क्या मिल गई 100 100 100। अब चार्ज निकालते जाओ, Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू सी वी। इसके अक्रॉस कितना आ गया 200, इसके अक्रॉस कितना आ गया 300 माइक्रो में आएगा, अगर नहीं माइक्रो नहीं पीको है तो पीको कूलम भी आता जाएगा। इसके अक्रॉस कितना आ गया बेटा 400 पीको कूलम। समझ रहे हो, रोनी नोट कर रहा है, नोट करा कर भाई, नोट करा कर। यही तो पॉइंट है कि बस तुमने, होता क्या है कि तुमने बस मान लेना है, अपना दिमाग नहीं लड़ाना। तुम्हें बोल दिया नोट करना है मतलब कर लेना, बस बात खत्म। आता है नहीं आता कुछ नहीं सोचना, नोट कर ही चलो बस। हो गया जी 2.7, क्लियर है। अब ज्यादा तेज तो नहीं करा रहा मैं, समझ तो लग रहा है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, इजी है तो तेज चलेंगे, जिसमें बताना था उसमें बताना पड़ रहा था। 2.7 के बाद किस पे आ गया बेटा 2.8। समझना भी है बेटा इनको। हो गया जी। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 2.8 बेटा। 2.8 कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया ऑफ। ईच प्लेट का बेटा एरिया कितना है 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 मिलीमीटर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट बैटरी सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द। ओके, ए दे रखा है, डी दे रखा है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं बचा। इन्हें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, ईच प्लेट है द एरिया, कैपेसिटेंस कितना आएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। जल्दी बोलो, हो जाएगा, बोला करो हो जाएगा। कैसे होगा, ए की वैल्यू पुट कर दें, डी मिलीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू पुट कर दें, सुन भी रहे हो। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻12, तो कुछ भी नहीं है बेटा, इसको 8.854 इंटू 10⁻- क्या कर दे 12 कर दो। एरिया की जगह क्या कर दो 6 इंटू 10⁻³ कर दो, और डिस्टेंस कितना कर दो 3 मिलीमीटर, यानी 3 इंटू 10⁻³ पुट डन है, हो जाएगा। अब आंसर तक निकाल लेना। ठीक है, ये जो भी किया है मैंने सब एसआई में पुट कर दिया, तो इसका आंसर किस में आएगा बेटा फैरेड में आएगा। इसको आप माइक्रो में पीको में जैसे भी कन्वर्ट करके लिख सकते, सब सही मान लीजिए। ओके, इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, तो क्या निकालना है बेटा इसका चार्ज निकालना है। ठीक है ना, तो Q इज इक्वल टू, हाँ Q इक्वल टू CV कर दे बस। ठीक है, Q इज इक्वल टू क्या हो गया CV हो गया, व्हाट इज चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। बोलो डन है। ठीक है, जो क्वेश्चन जल्दी जल्दी वाले हैं ज्यादा इजी है, लेकिन फिर भी वही बात है करने तो पड़ेंगे ही।
तुम्हें अपने आप तो करने पड़ेंगे, पेपर में इजी आएगा। मैं बार बार कल से एक ही बात बोल रहा हूँ भाई, इजी क्वेश्चन आएगा तो भी वो नंबर देकर जाएगा, डिफिकल्ट वाला होगा तो भी नंबर देकर जाएगा। इजी क्वेश्चन रह गया तो नंबर लेके जाएगा, डिफिकल्ट वाला रह गया वो भी नंबर लेके जाएगा, सब सीधा हिसाब है। तो इजी को इजी भी मत समझो ज्यादा, डिफिकल्ट को तो डिफिकल्ट समझना ही है। चलो इजी को ज्यादा इजी मत समझो। लो ये भी 2 पार्ट वाला क्वेश्चन है, देखते जाना। कहता है एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8, जो पिछला वाला क्वेश्चन, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन का तुमने क्या किया, 2.8 वाले का कैपेसिटर निकाल लिया, ठीक है। इसके बीच का साइज कितना था ये चेक कर लो, 3 mm था। साइज कितना था, 3 mm था डिस्टेंस। तो कह रहा है अगर इसके अंदर 3 mm थिक शीट डाल दी जाए, मतलब पूरी भर दी अगले ने, हमने पहले क्वेश्चन किया था तो कुछ पार्ट भरा था ना, जैसे इस क्वेश्चन में। अब अगर ये 2 mm होता, 2 mm, तो फार्मूला वो दूसरा लगता कि जिसमें पूरी नहीं भरी हुई होती। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? हमने किया था ना क्वेश्चन, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय टी बाय के प्लस डी माइनस टी, तब ये वाला लगाना पड़ जाता हमें। मेरी बात समझ गए कि नहीं? ठीक है। अब मैंने चेक कर लिया, किया हो यार, पूरा ही भर दिया, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या आएगा, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी आ जाएगा। जल्दी बताओ, मेरी बात फॉलो करके। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है, कहना क्या चाहता है। तो आपने जो पिछला पार्ट किया है उसको सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। जल्दी बोलो, डन है? ठीक है। while the voltage supply remains connected, okay, explain what would happen in the capacitor given in the, अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, क्वेश्चन आगे भी। क्वेश्चन कह रहा है what would happen in the capacitor given in the exercise previous वाली, अगर इसमें पूरी तरह से 6 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली डाल दें। ए पार्ट है while the voltage remain connected और बी पार्ट है voltage is disconnected। अब ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, याद है? इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, 2 केस बनते होते थे, वोल्टेज लगी रहे और वोल्टेज हटा दी जाए। जल्दी बोलो, पॉइंट फॉलो किया कि नहीं? व्हाट वुड हैपन पूछ रहा है, ओपन एंडेड छोड़ दिया। अगर ये बोर्ड में आएगा तो व्हाट वुड हैपन में वो क्लियर करेगा कि कैपेसिटेंस को क्या फर्क पड़ा है, चार्ज को क्या पड़ा है, ये सब पूछेगा। यहाँ ओपन एंडेड है, यहाँ मैं सब कुछ बता देता हूँ एक बार। जल्दी बोलो, मेरी बात फॉलो करके कि नहीं? तो क्वेश्चन में हमने बोला ए पार्ट है बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, तो कैपेसिटर में अभी बैटरी हटाई नहीं थी और डाइलेक्ट्रिक भर दिया। और दूसरा केस क्या है बेटा, बैटरी हटा दी थी और चार्ज करने के बाद इसमें क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक भर दिया। जल्दी बोलो, डन 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 डन। अब थोड़ा आराम से बोल के समझा देता हूं भाई। अगर तूने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो बैटरी हटा चाहे ना हटा, कैपेसिटेंस तो के टाइम्स बढ़ना ही बढ़ना है। डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा बढ़ेगा। जल्दी बोलो, समझ गए? अगर बैटरी लगी हुई है तो वोल्टेज चेंज नहीं हो सकती, अगर बैटरी हटा दी है तो चार्ज चेंज नहीं हो सकता। बोलो डन। ठीक है, वोल्टेज चेंज नहीं हो सकती, चार्ज चेंज नहीं हो सकता। आगे बढ़ो, अगली बात। अब सी हो गया, वी हो गया, क्यू ढूंढ ले। क्यू किसके इक्वल होता है, सीवी के। वोल्टेज चेंज नहीं हुई, कैपेसिटेंस 6 गुना बढ़ गया, तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, 6 टाइम यानी के टाइम्स बढ़ जाएगा। जल्दी बोलो, समझ गए? ठीक है, ये ऐसे निकालने हैं। फिर आता है किस पे, एनर्जी पे। एनर्जी क्या होती है बेटा, सुन रहे हो बातें मेरी? एनर्जी होती है हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ CV स्क्वायर के। तो कैपेसिटेंस 6 टाइम्स बढ़ गया, वी को फर्क ही नहीं पड़ा, तो एनर्जी क्या हुई है, 6 टाइम्स बढ़ गई है। जल्दी बोलो, बातें बन गई। तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V बाय डी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स तो चेंज ही नहीं की, पोटेंशियल ऊपर से क्या है, इस केस में सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज। ठीक है, इस केस में आ जाओ, सी क्यू, अब बच गया वी। क्यू किसके इक्वल होता है बेटा, CV के। वी किसके इक्वल होता है, क्यू बाय सी के। ठीक है, वी किसके इक्वल होता है, क्यू डिवाइडेड बाय सी के। अगर चार्ज, सुन रहे बात को, अगर चार्ज चेंज नहीं हुआ है तो वी सी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। सी अगर बढ़ गया तो वी को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो इस केस में वी बाय 6 हो गया। मेरी बात फॉलो कर गए हो? एनर्जी की होती है हाफ CV स्क्वायर। सी क्या हुआ है जी, 6 टाइम बढ़ गया। वी क्या हुआ है जी, 6 टाइम कम हो गया, लेकिन नीचे 6 का स्क्वायर है ना। जल्दी बोलो, समझ गए? तो ये कट जाएगा, 1/6 हो जाएगा। बन गया क्वेश्चन के नहीं?
बना लोगे। अब देखो अगेन ये क्वेश्चन भी आता रहता है, सारे पार्ट ना आए, कुछ पार्ट आ जाएगा। तो अपने आप में टिपिकल क्वेश्चन, सब किया हुआ है पहले, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में। पहले हम क्या करते थे कि भी मॉड्यूल सॉल्व कर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तब वहां ध्यान लगा होता था, सारे क्वेश्चन करते थे, डाउट लेते थे। अब क्या बोल रहे हैं लास्ट मोमेंट पे, एनसीईआरटी सॉल्व कर, किया तो हुआ ही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इनमें से भी रिपीट मारेंगे। जब पीवाईक्यू करवाए हैं जो, उनमें से भी कोई रिपीट मारेगा। तो अगर ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे तो कुछ क्वेश्चन तो रिपीट ही मारेंगे ना। लोग जेई में पीवाईक्यू क्यों कर रहे हैं? एक तो लेवल सेट होता है कि भाई इस लेवल से नीचे नहीं जाना भाई, इससे नीचे तो क्वेश्चन आते ही नहीं है। दूसरा फिर कुछ कंसेप्ट रिपीट मार जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ही रिपीट मार जाते हैं। सीबीएसई में भी वही है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू से क्यों कर रहे हैं, लेवल सेट हो गया भाई, इससे नीचे तो जाना नहीं है, ज्यादा इजी इजी करेंगे। ऊपर से कुछ रिपीट मारेंगे, कुछ कंसेप्ट रिपीट मारेंगे, बस करते रहना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप बैठ के करते रहोगे वो भी अच्छी बात है, लेकिन उसमें क्या है, सोचते भी ज्यादा रहोगे, डाइवर्ट होगे, तो अपना तो पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी हमने भी यहां पे आके भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, ज्यादा बोर मत हो, क्वेश्चन पे देखो। ठीक है, सैबरिया ने तो सर पकड़ लिया। बेटा तू फिजिक्स की क्लास में नहीं थकी है, तुझे पता होना चाहिए, तू मैथ्स की क्लास में थक कर आई है, और जब बोला है मैथ्स मुझे कुछ नहीं लगानी है। 2.10, अब 12 माइक्रोफेरेड पिकोफेरेड कैपेसिटी कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, जल्दी बताओ क्वेश्चन हो गया कि नहीं? हाफ सीवी स्क्वायर, रोनित निकाल के, हाफ सीवी स्क्वायर, पिकोफेरेड को बेटा कन्वर्ट करना आना चाहिए, ये पता ही है। और हाँ जी, 10⁻12 पिको यानी 10⁻12, जल्दी बोलो, हो जाएगा क्वेश्चन, हो जाएगा जी। चलो छोड़ो, जो इजी क्वेश्चन थे देखो वो मैंने कराए भी नहीं, फिर मैंने तो कहा कि अपने आप होते रहेंगे, जो कराने वाला वही करा रहा हूं मैं, जो तुमसे, जिसमें तुम्हें खुद को एफर्ट लगना था बस वही करा रहा हूँ, बाकी तो छोड़ता चले जा रहा हूँ, वो हो ही जाएंगे। A 600 picofarad capacitor is charged by a 200 volt battery. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged same identical हो गया, ठीक है। 600 pico, how much energy is lost in the process? सीधा फार्मूला लगाना, सीधा ही, एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2। यहां क्या आएगा जल्दी बता, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, जल्दी बोलो, डन है। ठीक है, अगर तुम्हें याद हो, देखो ऐसी चीजें याद रहती हैं, अगर तुम्हें याद हो तो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया है, आइडेंटिकल कैपेसिटर था, चार्ज किया था, आइडेंटिकल, ठीक है, और एक दूसरे, एक कैपेसिटर था, एक आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया था, तो तुमने निकाला था कि आधी एनर्जी क्या हो जाएगी, लूज कर जाएगा, जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? तो आंसर क्या आया था, हाफ ऑफ हाफ सीवी स्क्वायर आया था कि नहीं आया था, जल्दी बोलो, डन है। तो वही तो क्वेश्चन है, वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, क्या पूछना मैं, समझ लग गया? नहीं, प्रेजेंट तुमने कर दिया, मान लो क्वेश्चन आ गया, तुमने यही लिखना है कि वी नो दैट लॉस ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय दिस, समझ गए? तुमने, मैं तो तुम्हें आइडेंटिफाई करवा रहा था कि अभी तो किया है, वैसे ये वाला क्वेश्चन करना तो ये फार्मूला लिख दोगे, फार्मूला लिख दोगे कि C1 C2 किसके इक्वल है, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू 600 पिको फेरेड है, V1 कितना है 200 वोल्ट है, और दूसरा वाला अनचार्ज था, V2 किसके इक्वल है, 0 है। ठीक है, मेरा कहना ये होता है कि पहले वैल्यू ना भर, पहले इसको C मान ले, कटिंग इजी हो जाएगी। ठीक है, पहले इसको क्या मान ले, C मान ले, तो ये किसके इक्वल आ गया बेटा, हाफ C1 इंटू C2, ये कितना आ जाएगा, चल वैल्यू भरी देते हैं, 600 इंटू 600, जल्दी बोलो, हो जाएगा क्वेश्चन की नहीं? क्यों करना है? दोनों पैरेलल में, हाँ दोनों पैरेलल में हो गए ना। ठीक है, लेकिन बेटा उसको ऐसे करना ही क्यों है, जब उसने लॉस ऑफ एनर्जी पूछा, लॉस ऑफ एनर्जी का फार्मूला, वो तो दूसरा क्वेश्चन था, उसमें तो उलझा के पूछा था उसने कि ऐसे ऐसे करके किया है तो अब कितनी एनर्जी स्टोर्ड है उसमें, यहाँ तो सीधा ही पूछ दिया लॉस कितना हुआ है, मतलब तुम्हें आइडेंटिफाई करना ही बड़ा आसान था, वहां पे फिर भी सोचना था। जल्दी बताओ, हो जाएगा ये क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था ये, इजी क्वेश्चन था बेटा, पेपर में करोगे तब पता लगेगा ये इजी है कि डिफिकल्ट है। ठीक है, 2.11 12
ये जो न्यू वाली एनसीईआरटी है उसमें इतनी है, एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ बस, मैं छोड़ दूंगा। है न्यू वाली में नहीं है, कोई बात नहीं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, 12 थोड़ी है। ये एडिशनल के चुनिंदा क्वेश्चन लिए गए हैं। चुनिंदा मतलब बीच बीच में से होंगे। जैसे जैसे ये देखो ना, हाँ न्यू वाली में नहीं है। चलो पहले ये बताओ, जितने क्वेश्चन किए समझ में लगे तुम्हें? न्यू वाली में 11 तक किए हैं, समझ में लगे कुछ? वैसे आगे भी काम के क्वेश्चन, काम के क्वेश्चन है, एडिशनल के सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हैं, वो 4 5 हैं। आज क्या करोगे घर जाके ये बताओ? चलो जिसका प्रैक्टिकल है वो तो चलो प्रैक्टिकल की तैयारी करना ना, जिसका कोई प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नहीं है वो यही फॉलो करता रहे बेटा। ठीक है, आपने आज घर जाकर पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जैसे भी पढ़ना है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी, एक शीट सॉल्व करनी है कल, जैसे मर्जी करना है। मेरा काम था एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा दिए, कुछ तो गेन किएगा, अब जैसे मर्जी पढ़ो, एक शीट सॉल्व करनी है कल।